भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। पहली बार इतिहास में 50,000 के पार निकलता हुआ सेंसेक्स और न सिर्फ निकला बल्कि टिका है और बंद होने की भी पूरी तैयारी। वायदा कारोबार की एक्सपायरी का है आज दिन। आखिरी 1.5 घंटा रहेगा भरपूर एक्शन से भरा हुआ। तो आइए करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ऐतिहासिक दिन है, रिकॉर्ड तेजी में है बाजार और 50,000 के ऊपर ही नहीं बल्कि 50,000 के बेहद ऊपर, और क्लोजिंग भी वहीं पर देने के लिए तैयार है। एब्सोल्युटली। और सबसे बढ़िया बात यह कि दीप, जैसे उम्मीद थी कि हल्के फुल्के करेक्शन के बाद बाजार मजबूत होकर आगे निकलेंगे, वो रिकॉर्ड हाइज बनते हुए भी दिखे। कल भी बने, आज फिर से बने, और सबसे बढ़िया बात है कि ऊपरी स्तरों पर टिक पा रहे हैं बाजार। आज पूरे दिन भर में कहीं कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं जहां से आपको ये लगे कि एक बार हम टच एंड गो वाला मामला कि चलिए छू लिया। लेकिन ऐतिहासिक स्तर पर मजा तब है कि जब आप ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, वहाँ पर जाकर तिरंगा फहराने का तो मजा अपना है ही, लेकिन आप वहाँ पर कब तक टिके रह सकते हैं वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई वहाँ आप घर बना के तो रह नहीं सकते। लेकिन 50,000 के ऊपर टिके रहने में कामयाब है सेंसेक्स, और पूरी तरह से आज झंडा बुलंद होने का अनुमान नजर आ रहा है कि बंद भी इसके ऊपर हो। बिल्कुल सर, अब तो नया माउंट एवरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। ये वाला तो कॉन्कर कर लिया। 1 लाख बस नजर उसी पर है, और नजर बनाए रहे भरपूर मार्केट एक्शन पर आज का एक्शन कैसा रहेगा, क्लोजिंग के लिए बड़ी बातें क्या दिख रही हैं? बिल्कुल, और इतिहास बना है। आज सुबह खुलते ही बाजार पहली टिक पर सेंसेक्स 50,000 के पार निकलता हुआ दिखा है। निफ्टी 14,700 के पार पहली बार निकला है। 100 अंकों की मजबूती के साथ आप बाजार को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। इस वक्त निफ्टी पर 14,750 के आसपास है। बैंक निफ्टी भी 32,842 के रिकॉर्ड लेवल को छू चुका है। तो आज तीनों ही इंडेक्स ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ऑटो इंडेक्स 28 महीनों की ऊंचाइयों पर है। टाटा मोटर्स की रफ्तार रुकने थमने धीमी होने का कहीं कोई नाम नहीं ले रही है। फिर से निफ्टी का टॉप गेनर। हालांकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से फिसले हैं, लेकिन यूरोप में मजबूती है लगभग 0.5% की। तो 3 दिनों तक यूरोप के बाजार धीमी शुरुआत करने के बाद आज बड़ी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं। बिल्कुल अनिल जी, और आपसे बाजार की भी बातें करनी सर। उससे पहले एक बार जरा एक नतीजे आए हैं वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के, तो एक बार वहां पर नजर कर लेते हैं। और काफी कमजोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, और सरप्राइजिंग, क्योंकि इस तिमाही में एक्सपेक्ट किया था कि अच्छे नतीजे आएंगे। फेस्टिव सीजन था, आईपीएल था, कंजम्पशन बूम आते हुए दिख रहा था, पर यहाँ पर हमने देखा है कि सभी लिहाज से काफी कमजोर नतीजे आए। मुनाफा 22.5 करोड़ से घटकर 8 करोड़ के करीब आते हुए दिखा है। मार्जिन में हमने बड़ी कटौती देखी है, 13% से घटकर इनके मार्जिन 10% के आए। और आय भी देखिए काफी तेज गिरावट देखिए, 100 करोड़ से ज्यादा आय गिरी है। 433 करोड़ से गिरकर आय इनकी 325 करोड़ की आई है। कामकाजी मुनाफे देखें तो वहां पर भी दबाव है, 56 करोड़ से घटकर 32.6 करोड़ का आया है। तो ऑल वेरिएबल्स अगर आप देखें तो कमजोर नतीजे आते हुए देखें, और इसलिए आप स्टॉक पर भी अब दबाव बनते हुए देख रहे हैं। एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक ले लेते हैं और फिर चर्चा करेंगे बाजार की भी। कुणाल जी, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट कमजोर नतीजे, स्टॉक 3.5% नीचे, लेवल्स बताएं सर। दीपांशु, देखिए चार्ट पर अगर आप देखें वेस्टलाइफ डेवलपमेंट को तो कमजोरी आते हुए दिख रही है। एक सपोर्ट टूटा है अभी कुछ ही मिनटों पहले, और ये सपोर्ट जो है ये 460 रुपए का 460 का सपोर्ट था जो कि वायलेट हो गया है, और अब जो बड़ा सपोर्ट है वो 450 के आसपास है। तो मुझे लगता है इन स्तरों पर कोई खास ट्रेडिंग का मौका नहीं है। जिनके पास पोजीशन है उनको एक बार के लिए निकलना चाहिए। 450 पर अब अगला सपोर्ट है, और वो टूटा तो फिर सीधा स्टॉक 435 तक नीचे फिसल सकता है। तो इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है एक बार निकल जाने की राय है, और नई खरीदारी की तो ऑब्वियसली कोई मौका यहां पर है नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए वेस्टलाइफ डेवलपमेंट। साल दर साल कमजोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। तिमाही दर तिमाही देखेंगे शायद वहां पर आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि दूसरी तिमाही में तो काफ़ी सारे स्टोर्स भी बंद ही रहे थे। पर आइए बाजार की भी बात करते हैं, और थोड़ी देर में भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी जानेंगे कुछ बेहतरीन शेयर्स। बट अनिल जी, 50,000 का लेवल तो क्रॉस कर लिया। अब यहाँ से जो एक्शन बन रहा है, एक वीकली एक्सपायरी है, क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देखें या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है एक्सपायरी से पहले से? दीप, वैसे तो कोई संकेत ऐसा खास मुनाफा वसूली का है नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से डाउ फ्यूचर्स ऊपरी स्तरों से हल्के नीचे आए तो, और एक्सपायरी के दिन, और स्पेशली आप लगातार 3 दिन मजबूती के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का एक अगर सेंस लगाएं तो कोई खास दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी डेटा के लिए इंतजार करूंगा। मैं लगभग डेटा तैयार कर ही रहा हूँ। तो अगर मुझे आप 10-15 मिनट का समय दें तो मैं एक बार देखता हूँ कि किन लेवल्स के आसपास एक्सपायरी होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। आइए, तब तक भसीन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, एक बार चलते हैं उन्हीं के पास बिगुल के और पूछते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स।
बसिन साहब, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो आज एक्सपायरी के लिहाज से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आखिरी 1.5 घंटे में कुछ खरीदारी बरकरार रहेगी या फिर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग? अंदाजा दें सर, और साथ ही आपके अपडेट्स भी। तो अनिल जी देखिए, न्यू हाइज है और फ्लोर स्ट्रांग है, तो आई डोंट सी, आई थिंक क्या है, वॉलेटिलिटी जरूर है क्योंकि 50,000 एक नंबर था, वो क्रॉस हो गया। तो मैं उस पर ज्यादा तजब्बो नहीं दूंगा। आई थिंक 14,700, 14,650, 14,700 के बीच में या 700, 750 के बीच में हो सकती है एक्सपायरी। दैट विल बी मटीरियल, इट विल बी मोर अबाउट स्टॉक स्पेसिफिक, और हमें लगता है वहां पे आपको ज्यादा रुझान देना चाहिए बिकॉज द इंडेक्स मे गिव सम सॉर्ट ऑफ ब्रीदर ऑल्सो आफ्टर सच अ बिग रैली। तो आप कहें अपडेट दे दूं सर आपको, मैंने मारुति दिलाया था कल, वो देखिए आपका टारगेट हो गया 80 to 80 का, बुक कीजिए। बंधन बैंक 373 रुपए बिक गया, और ICICI 562 हो गया। M&M फाइनेंस 189। सुबह आपको मैंने अशोक लीलैंड दिलाया था, और मैं आज कैटेगोरिकली कहता हूं कि मैंने 105, 120, 140 में टाटा मोटर क्या था। नाउ इज द टाइम टू बुक टाटा मोटर एंड गेट इनटू अशोक लीलैंड। जो वैल्यूएशन टाटा मोटर ट्रेड कर रहा है वहाँ अशोक लीलैंड का भाव 175 होना चाहिए। तो अगेन ओवरवेट ऑन अशोक लीलैंड, कमर्शियल व्हीकल एंड इन द बस मार्केट दे हैव गॉट द मैक्सिमम मार्केट शेयर एंड दैट्स गोइंग टू गो। 21, 21.5 में लीजिए, आपको 28 से 30 का नियर टर्म टारगेट, लेकिन 150 रुपए का भाव इसको इस दिवाली तक दिख जाएगा। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूंगा। जी सर, प्लीज बताएं। तो पहला बाय होएगा सर ICICI प्रूडेंशियल बाय इंश्योरेंस, इट विल बी द बेस्ट प्ले हियर। 508-9 का भाव है, 498 का स्टॉप लॉस, 535 का टारगेट। ये अब न्यू पिक है। आई थिंक ICICI Pru इज गोइंग टू बी द लीडर इन द फ्रंट ऑन द इंश्योरेंस स्पेस ऑन द वैल्यूएशन। दूसरा पिक है जो मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी में आउट परफॉर्म है आफ्टर रिजल्ट, HCL टेक। 1000 रुपए का भाव है, 985 का स्टॉप लॉस रखिए, 1050। दिस शुड बी अ न्यू हाई फॉर HCL टेक। दीज आर द 2 पिक्स। ओके, तो चलिए 2 स्टॉक खरीदारी करने के लिए इंश्योरेंस स्पेस में ICICI Pru लाइफ ये खरीदें 508, 509 के आसपास, 498, 498 का स्टॉप लॉस, 535, 535 टारगेट। आइए HCL टेक खरीदारी करने की राय है, 1000, 1002 रुपए के आसपास चल रहा है, ये स्टॉक खरीदिए। 985, 985 का स्टॉप लॉस, 1050 के टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, ये 2 बेहतरीन पिक्स बताने के लिए, और आपसे मुलाकात होगी 2:50 में फिर से, तब लेंगे कुछ और बेहतरीन पिक्स। इस बीच में इंडो काउंट के नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं, और नतीजे दमदार नजर आ रहे हैं। 636 करोड़ से आय बढ़कर 792 करोड़, यहाँ पर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। मुनाफा तो उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करता हुआ 20 करोड़ से बढ़कर 93 करोड़। गजब है, इस बार रिजल्ट सबके तोड़ फोड़ अमेजिंग रिजल्ट आते दिख रहे हैं। अभी तक मतलब हार्डली कोई एक्सीडेंट देखने को मिला है। बड़ी उम्मीदों के बावजूद बेहतरीन नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, और वक्त है इस वक्त उन सभी ट्रिगर्स पर नजर डालने का जो आपके लिए मानसी लेकर तैयार है। मानसी, बताइए किन इवेंट्स पर रखनी है नजर? शुक्रिया अनिल सर। नतीजों के लिहाज से एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, निफ्टी स्पेस में इनके नंबर्स आने हैं। बायकॉन, SRF, JSPL, बंधन बैंक, वायदा बाजार में इनके नंबर्स का इंतजार है। इसके अलावा ट्रिगर्स की अगर बात करें, होम फर्स्ट फाइनेंस का IPO जो कि आज से खुला, आज से लेकर 25 जनवरी तक का ट्रिगर है। प्राइस बैंड इसका 517 से 518 प्रति शेयर तय किया गया है। SRF अंतरिम डिविडेंड को लेकर एक बोर्ड बैठक कंपनी करने जा रही है। वहीं ECB की पॉलिसी भी आज आने वाली है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी है, इस पर फोकस रहेगा। कल की अगर बात करें नतीजों के लिहाज से, निफ्टी स्पेस में HDFC लाइफ, JSW स्टील, SBI लाइफ और रिलायंस के नंबर्स का इंतजार होगा। इसके अलावा ट्रिगर्स, इंडिगो पेंट्स का IPO जो है वो बंद हो जाएगा कल। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 587 करोड़ का बायबैक कल खुलेगा, दाम इसके 84 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। L&T फाइनेंशियल सर्विसेज राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट है कल। येस बैंक पूंजी जुटाने को लेकर कंपनी सोच विचार करेगी, बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं, और इंडियन बैंक पर भी फोकस होगा। इनकी बोर्ड बैठक है। QIP FPO राइट्स इशू से पूंजी जुटाने पर विचार होगा। और अंत में शनिवार 23 जनवरी को नतीजे अल्ट्राटेक सीमेंट के आने वाले हैं, और फंड जुटाने को लेकर भी कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। ओके, तो कुछ अहम ट्रिगर्स और दमदार कई सारे बड़े नतीजे आने वाले हैं जहां पर हमारी नजर रहेगी। पर वरुण से जानते हैं कौन से खबरों वाले स्टॉक्स। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, DGTR ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए। एक तो जो मेथिलीन क्लोराइड नाम की एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जो ड्यूटी है वो जारी रहने की संभावना है, जिसका फ़ायदा गुजरात फ्लोरो और TGV को मिलेगा। इसके अलावा एनीलाइन पर 5 साल के लिए ड्यूटी जो है वो जारी रहने की संभावना है, जिसका फ़ायदा GNFC को मिलेगा। तो यहाँ ये स्टॉक जो है आज सुबह से बस कर रहे हैं। वेदांता, इन्होंने जाम्बिया सरकार के साथ एक सेटलमेंट किया है। वहाँ के लिक्विडेटर को ये 49% हिस्सा जो है इनके कॉपर स्मेल्टर में बेचने वाले हैं। गार्डन रीच, इस कंपनी को 100 करोड़ के आसपास का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। हेस्टर बायो, इस कंपनी ने दरअसल अपडेट दिया है कि बर्ड फ्लू से इस कंपनी के कारोबार पे कोई भी असर नहीं होने वाला है। कुछ नतीजे आए हैं
मैन इंडस्ट्रीज मुनाफा बढ़ा है 29 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़। आवास फाइनेंशियल्स मुनाफा 68 करोड़ से बढ़ के 85 करोड़ पे आया है। अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स यहाँ पे भी मुनाफा अच्छा खासा बढ़ा है 24 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़। ओरिएंटल होटल लेकिन यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि मुनाफे से घाटे में ये कंपनी आई है। 84 करोड़ के आसपास की आय थी जो घट के 43 करोड़ हुई है। मुनाफा 7.5 करोड़ का था जो अब घाटा है 10 करोड़ 70 लाख के आसपास आया है। लेकिन कजारिया सिरेमिक्स नतीजे काफ़ी बेहतर है। मुनाफा 61 करोड़ से बढ़ के 119 करोड़ पे आया है। मार्जिन भी काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा कुछ बड़े ट्रेड्स हुए। टाटा मोटर्स में 55 लाख स्टॉक्स के बड़े सौदे हुए हैं। इसके अलावा खबर ये भी आई है कि बजट में फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी पे कटौती पे कोई चर्चा नहीं होगी। ये कोजेंसीज के हवाले से खबर है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कहा जा रहा था कि बजट में फ्यूल पे एक्साइज ड्यूटी कट पे कोई चर्चा नहीं होने वाली है। ये कोजेंसीज कह रहा है। ओके, मतलब पेट्रोल डीजल महंगा ही रहेगा, जो है वैसा ही रहेगा। ये कोजेंसीज का अपडेट है। अच्छा, 100 रुपये आ गया सर, राहत नहीं आने वाली है। Let's just hope. 100 के ऊपर जाने नहीं देती गवर्नमेंट, पिछली बार भी नहीं जाने देती। तो मतलब कितना ही बढ़ जाए 100 के ऊपर नहीं जाएगा, तब अपने आप बजट के पहले ही आ जाएगा। हो सकता है। हाँ, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चल सकते हैं 100 के ऊपर। हाँ, 92 93 हो गया, आ गया 93 पे आ गया सर। ओके, एक आखिरी अपडेट और हाँ, हाँ। यहाँ आर के दमानी ने स्पेंसर रिटेल में अपना स्टेक कम किया है 2.2%, कम किया? 1.45% कर दिया। ओके, काफी घटाया है, आधा करीबन 5%। सर आपको याद है 1 साल पहले इसी समय हमने स्टोरी करी थी, तब इन्होंने बढ़ाया था। अरे मुझे याद है, सबसे पहले आपने कहा था स्पेंसर रिटेल में, यस मुझे याद है। हाँ, यस, और ऑलमोस्ट जितना बढ़ाया था उसी के प्रोपोर्शन में घटा दिया, तो 1 साल में वो निकल भी आए। पैसे बन गए 1 साल में। तो मेरे ख्याल से तब तो स्टॉक काफी नीचे 60 पे, 60 के 60 के आसपास। राइट। ओके, तो स्पेंसर रिटेल नजर रखिए। दमानी साहब ने 1 साल बाद अपनी थोड़ी यहाँ पर हिस्सेदारी घटाई है, पर यह है आपके लिए एक्शन भरपूर जहाँ तक खबरों वाले शेयर्स का सवाल है। आइए कुछ और दमदार स्टॉक्स के बारे में भी हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं। हल्की सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी आपको बैंक निफ्टी में। अगर आप देखें तो 32,600 के नीचे फिसला है बैंक निफ्टी, 14,700 के करीब निफ्टी आते हुए दिख रहा है। तो पिछले कुछ मिनटों में हल्की सी मुनाफा वसूली दिखी है। डाउ फ्यूचर्स भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सपाट हुए हैं इस समय, और गिरावट का प्रेशर जिन स्टॉक्स पर आया वहां पर नजर रखिए। बैंक स्टॉक्स एसबीआई पर आपने थोड़ी गिरावट आती हुई देखी है, वहां पर नजर रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पर थोड़ी गिरावट आई है, और कुछ एनबीएफसीज हैं जहां पर हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी है। चलते हैं राकेश जी, कुणाल जी के पास चार्ट कॉर्नर के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारी बिकवाली की राय है औरो फार्मा पर, अरविंदो फार्मा में बेचने की राय है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर है। बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर है। औरो फार्मा पे सेल कॉल है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जो क्लियर ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो एक पैटर्न बन रहा है जिसको 3 फॉलिंग मेथड पैटर्न कहते हैं, और इसके बनने के बाद आमतौर पर 3 से 4 दिन की मंदी देखने को मिलती है। तो औरो फार्मा पर इन स्तरों पर हमारी बिकवाली की राय है। 927 रुपए पर 927 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 895 का, 895 रुपए का पहला, और 885 रुपए का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए औरो फार्मा में बिकवाली की राय। ओके, तो औरो फार्मा में करिए बिकवाली। थोड़ा बाजार पर इस समय आप दबाव आते हुए देख रहे हैं, एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं, और हल्की सी मुनाफा वसूली इस समय आई है। सेंसेक्स भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसला है, 50,000 के लेवल पर वापस आ गया है। तो तकरीबन 100-120 पॉइंट्स आपने देखा है पिछले कुछ मिनटों में। सेंसेक्स भी फिसलता हुआ दिखा है। थोड़ा प्रेशर आया है बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से। इसके अलावा दिग्गज आईटीसी पर आप थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल आज सुबह से ही थोड़ा दबाव दिखा रहा है, पार्टिसिपेट नहीं करा है आज की तेजी में इस काउंटर ने, तो वहां से भी प्रेशर आपको बनते हुए दिखा है। अभी भरपूर स्टॉक्स हैं जो अच्छी खरीदारी दिखा रहे हैं। नाल्को यहाँ पर बायबैक पर विचार करने वाली है कंपनी। एक बार सुमित जी नाल्को का चार्ट देखकर बताएं। स्पाइक आया है, 5% की तेजी है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, बिल्कुल ये बायबैक की न्यूज के ऊपर ही स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 50 रुपए का स्टॉक का इमीडिएट हडल है। इस बार ही लगता है 50 रुपए का लेवल ये तोड़ सकता है। 50 रुपए का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर ऊपर में 55 रुपए तक के लेवल नैल्को के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी बाय करके रखा है वो लोग होल्ड करें। नीचे में 45 या 44-80 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 50 का लेवल टूटने के बाद 54 से 55 रुपए तक का मूव नैल्को में देखने को मिल सकता है। ओके, तो नाल्को पर रखिए नजर। थोड़ा प्रेशर इस काउंटर पर थोड़ी बढ़िया तेजी इस काउंटर पर आ रही है बायबैक की खबर से।
एक्शन पेंट स्टॉक्स में है, एक्शन पिडलाइट में भी आज बढ़िया आते हुए दिख रहा है। और हिमांशु जी जरा पिडलाइट की चार्ट देखिए, 1800 के पार काउंटर गया है। क्या अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सर? दीपांशु, मैं समझता हूं कि यहाँ पर सेटअप पॉजिटिव है और एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में इंट्राडे में कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। लोअर साइड में 1782 1785 एक सपोर्ट जोन है और ऊपर में 1810 1812 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मेरी समझ से यहाँ पर करंट लेवल्स में खरीदारी करके चला जा सकता है 1780 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे ही स्टॉक 1810 1812 के ऊपर चलना शुरू होगा, यहाँ पर 1840 से 1850 तक के टारगेट्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो सेटअप पॉजिटिव है, खरीदारी की राय रही। ओके, तो सेटअप पॉजिटिव है, खरीदारी की राय। नजर रखिए पिडलाइट पर। बिल्कुल। और इस बीच वागले साहब तैयार है अपने एक बेहतरीन कॉल के साथ, वागले का वंडर। बताइए वागले साहब। अनिल जी, हालांकि मेरा बेचने का व्यू है, लेकिन मेरा मार्केट व्यू अभी भी बुलिश ही है। मेरे को एक स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्लियर मिला है। इंडस टावर में बेचने की सलाह है 247 to 4750 के करंट भाव से 250 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने ब्रेक किया है। मुझे 10 रुपए की न्यूज ऑन द डाउन साइड दिखाई देती है। 35 तक के डाउन साइड में देख रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 251 का होगा। ओके, 251 के स्टॉप लॉस के साथ इंडस टावर यानी कि भारतीय इंफ्राटेल यहां पर बिकवाली करने की राय है। 251 का स्टॉप लॉस है, 247 के आसपास बेचे। और पिछले कुछ मिनटों में तेजी से गिरा सर। ऐसा कुछ सुना तो नहीं, गिरा क्यों? ओके, वोडाफोन भी फिसला है। वोडाफोन भी 13 रुपए आ गया, 13 रुपए 50 पैसे वाला, तो थोड़ा थोड़ा नीचे आया है। तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय है इस वक्त। और इस बीच निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए तैयार है नितिन जी भी। तो नितिन जी का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। स्वागत है नितिन जी आपका। बताएं सर, किस पे स्ट्रेटेजी है, निफ्टी या बैंक निफ्टी? अनिल जी, निफ्टी के 14700 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 24-25 ऐसे मुझे मिल रही है सामने से, तो मैं एट द मनी कॉल ले रहा हूं। और इसका टारगेट हम रखेंगे 55 रुपए का और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 8 रुपए का। यानी कि 14700 की कॉल 25 रुपए में मिल रही है अभी। ओके, तो ये इन द मनी हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी 14700 के ऊपर ही होनी चाहिए। 14700 की पुट ऑप्शन 0 हो जानी चाहिए। तो ऐसा देखते हुए मैं 14700 की कॉल ले रहा हूं, जो 23-24 ऐसे आपको सामने मिल रही है। और इसका स्टॉप लॉस 8 रुपए का होगा और इसका टारगेट हमें 45 से 50 रुपीज का रखना होगा। 45 से 50 यानी 20 रुपए मुझे मिल सकते हैं और 15 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर 14,700 का कॉल ऑप्शन 25 रुपए में लीजिए, 8 का स्टॉप लॉस, 45-50 का टारगेट। ये हीरो है, जीरो ट्रेड हो गया एक तरह से, आज ही की एक्सपायरी वाला है, राइट सर? जी अनिल जी, आज ही का, बट रिस्क हमें केवल 14-15 का ही लेना है, जीरो नहीं करना है। हाँ, मतलब जीरो नहीं, हाँ करेक्ट, हाँ, पूरा जीरो नहीं करेंगे। 50 के बीच में प्रॉफिट। परफेक्ट है, ठीक है। और बैंक निफ्टी पर कोई स्ट्रेटेजी या ओनली निफ्टी? अनिल जी, बैंक निफ्टी में मैं फिर से आऊंगा, थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। निफ्टी पे मैंने दे दिया, बैंक निफ्टी में दोबारा जुड़ूंगा। परफेक्ट, डन, कोई बात नहीं। तो जब भी जहां भी आपके डेटा रेडी हो जाए तो प्लीज यहां पर कनेक्ट करेंगे। नितिन जी फिलहाल निफ्टी पर आज ही की एक्सपायरी का 14,700 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं। 25 में लीजिए, 8 का स्टॉप लॉस, 45 से 50 तक के टारगेट। डेटा इंटरेस्टिंग बन रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा नितिन जी, बाजार को संभालने आगे थोड़ी जो गिरावट आई ना, वो लोग घबराना शुरू करके आदत ही नहीं है ना, प्रॉब्लम ही है नीचे देखने की, तो वही वाले हाल है। आज मैंने कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा स्टडी की है, जो कल सुबह में अगर उसको फाइनल टच देने के मूड में हूँ, अगर वैसा कुछ लगा तो कल सुबह 8 बजे उस पर का विश्लेषण करूँगा। अब तो मंथली एक्सपायरी की तरफ भी, हाँ मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, बजट भी है। तो मैं बजट के पहले कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेकर तैयार कर रहा हूँ कि बजट से पहले तक मार्केट क्या हो सकता है, कहां तक जा सकता है, करेक्शन आना है तो कहां से आ सकता है, कितना आ सकता है, उस पर भी थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूं। अच्छा, तो देखता हूं अगर वो डेटा समझ में आए तो कल सुबह मैं 8 बजे रखूंगा। बढ़िया सर। और इसलिए भी रुक रहा हूं कि एक दिन आज एक्सपायरी का दिन भी निकल जाए, थोड़ा एक्सपायरी दिन वॉलेटाइल भी होता है, थोड़ा डेटा और हम क्रंचिंग कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं। बिल्कुल, थोड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आया डेटा, अच्छे लेवल से, मतलब इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको सुन के देख के। चलिए बढ़िया सर। एक हमेशा चीज दीप, जब हम डेटा एनालिसिस करते तो हमेशा पास्ट के बेसिस पर करते हैं। हर बार की तेजी में या मंदी में कभी भी ऐसा नहीं होता उसी लेवल से बाजार घूमे।
आपको टॉप बनने के बाद पता चलता है, बॉटम बनने के बाद पता चलता है। लेकिन आप पिछले डेटा को एनालिसिस करके, जबकि आपको पता है हर बार, अच्छा अगर हमेशा ऐसा ही होता है तो एक ही बार का कोई भी बुल रन आप एनालिसिस कर लो, करेक्ट, सब वही होंगे। हर बार अगर एक बार 2004 में 132% बढ़ा तो 2009 में भी 132% बढ़ना चाहिए, लेकिन 2009 में 150% बढ़ा बॉटम से, इस बार कुछ और होगा। तो आप जब डेटा एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता है कि हर बार अलग होता है, लेकिन फिर भी आपको एक वो रीजनेबल अंदाजा देता है कि क्या हो सकता है। तो इसलिए ये एनालिसिस करना जरूरी है। तो बड़ा मजा आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते। चलिए सर, मैं इंतजार रहेगा। और आज के जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो आपने पहले ही बता दिया था। ट्यूसडे के दिन आपने कहा भी था कि वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार नए रिकॉर्ड्स पर होंगे, और एग्जैक्टली वैसा ही होते हुए दिखा है। 50,000 का स्तर भी आज सेंसेक्स के क्रॉस किया। अब देखते हैं नई एनालिसिस अनिल जी की तरफ से आ रही है, तो वहां पर भी हमारी नजर है। कुछ बड़े नतीजों का भी इंतजार है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। 2 निफ्टी कंपनीज के आने वाले नतीजे, बजाज ऑटो और एशियन पेंट्स। कुशल और वरुण हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए। पहले कुशल के पास चलते हैं, बजाज ऑटो के नंबर्स। कुशल बताएं कैसे रह सकते हैं इस पर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है बजाज ऑटो से, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आय में करीब 17% का उछाल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि जो इनकी कुल वॉल्यूम है वो करीब 9% बढ़कर 13.1 लाख यूनिट्स पर आती हुई दिखी थी। इसके अलावा आप कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी देखें तो वहां पर भी 13% का उछाल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि कच्चे माल की कीमतों में जो तेजी हुई है उस वजह से थोड़ा सा मार्जिन पर दबाव आता हुआ दिख सकता है। तो पिछले साल 17.9% की मार्जिन थी, उसके मुकाबले 17.2% की मार्जिन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यही नहीं, अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो वहां पर करीब 8% की बढ़त के साथ 1363 करोड़ का मुनाफा कंपनी घोषित कर सकती है। अब यही देखना होगा कि किस तरह से जो है आगे की जो मैनेजमेंट कमेंट्री रहती है, क्योंकि त्योहारी मांग के बाद अब जो डिमांड में सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, या फिर अर्बन मार्केट में किस तरह से प्रीमियम मोटरसाइकिल की डिमांड अब आगे बढ़ेगी, और एक्सपोर्ट मार्केट पर इनका क्या खास आउटलुक है, उस पर हमारी नजर रहेगी। ऑटो को रोकिए। एशियन पेंट्स के नतीजे आ गए। कुशल थोड़ा सा आराम कीजिए आप, तब तक आपके सामने रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 1240 करोड़, 780 करोड़ से बढ़कर 1240 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है एशियन पेंट्स का। तो मुनाफे का आंकड़ा काफ़ी बढ़कर आया। अंदाज 980 करोड़ का ही था, तो उसके मुकाबले में 1240 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही दमदार आंकड़ा कहा जाएगा। थोड़ी देर में हम आपके सामने पूरे नतीजे रखेंगे। आय का आंकड़ा, आय आ गई, चलिए आपके सामने 5420 करोड़ से बढ़कर 6790 करोड़। वाह क्या बात है। टॉप लाइन, बॉटम लाइन जबरदस्त, एक के बाद एशियन पेंट्स। राजेश पालिया साहब की आज की पिक ऑफ द डे भी थी सुबह। कुणाल जी चार्ट पर जल्दी से लेवल बताइए एशियन पेंट्स। अनिल जी बहुत ही शानदार चार्ट है, दमदार तेजी बन रही है अनिल जी, और ऊपर के लेवल्स आएंगे। और एशियन पेंट में जो अगला रेजिस्टेंस है वो 2840 2840 पर है। अभी 2780 के आसपास चल रहा है। 60 रुपए की तेजी की संभावना पूरी चार्ट पर लगती है। तो जिनके पास भी पोजीशन है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2740 पर रखना चाहिए। 2840 2845 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ओके 2840 2845 के लिए। ओ माय गॉड, डेकोरेटिव सेगमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ 30% है सर। डेकोरेटिव 30%। और ये कह रहे हैं कि डेकोरेटिव को तो शानदार परफॉर्मेंस है सर, उसमें तो कोई वो भी नहीं है। जो इंडस्ट्रियल कोटिंग, ऑटोमोटिव, ऑटो कंपनीज के लिए या कार्स के लिए करते हैं, वहां पर भी कह रहे हैं कि दमदार अच्छी ग्रोथ है। नंबर नहीं दिया है। और इंटरनेशनल बिजनेस से भी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आती है। देखिए तो अक्रॉस वर्टिकल्स बढ़िया परफॉर्मेंस है, पर स्पेशली डेकोरेटिव में 30% वॉल्यूम ग्रोथ सर। इस कंपनी की 80% आय जो है डेकोरेटिव सेगमेंट से आती है, तो मेजर डेकोरेटिव है और 16% का अनुमान लगाया जा रहा था। डबल वॉल्यूम ग्रोथ है। माय गॉड, ये तो नंबर्स बहुत ही मतलब जबरदस्त नहीं है, तो तोड़फोड़ है। तोड़फोड़ नंबर, अनाप शनाप गजब के नंबर्स है। ये तो रुकेगा ही नहीं फिर स्टॉक। जी सर। कुणाल जी जरा लेवल्स फिर से बोल दीजिए। अभी ये वाले लेवल चलेंगे नहीं आपके जो पहले बोले। अरे जी देखिए, पहला रेजिस्टेंस 2840 जो मैंने लेवल बोला उसकी तरफ तो तेजी से स्टॉक जा ही रहा है। और ये लेवल अनिल जी पार हुआ तो फिर 2900 ही सीधा लेवल है 2900। और 2900 अनिल जी इसके लिए लाइफ टाइम हाई लेवल है। एशियन पेंट अनिल जी जब से मैंने करियर शुरू किया है कभी मैंने नीचे जाता नहीं देखा, तो अनिल जी आज भी ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है ऊपर इसी तरह जाता रहेगा।
बिल्कुल ना ही कुणाल जी ने स्टॉक को नीचे जाते हुए देखा और ना ही ऐसी दमदार वॉल्यूम ग्रोथ हमने कभी एटलीस्ट रिकॉर्डेड टाइम में देखी हो, शायद पहले कभी आई हो। बस 30% डेकोरेटिव कारोबार की वॉल्यूम ग्रोथ और जैसा कि वरुण हमें बता रहे थे 80% आय इनकी डेकोरेटिव कारोबार से आती है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लेंडेड वॉल्यूम ग्रोथ भी दमदार आने वाली है। मार्जिन पर नजर रखिए, 21.9% से बढ़कर 25.4% आए हैं, तो वहां पर भी एक शानदार प्रदर्शन इनका आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान 24.3% का था मार्जिन का, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो शानदार नतीजे हैं। हमने अनुमान लगाया था कि अच्छे आएंगे, पर इतने अच्छे नतीजे आएंगे इसका अनुमान शायद किसी ने नहीं लगाया था, और इसलिए एशियन पेंट्स पर आप रखिए नजर। अनिल जी, पेंट स्टॉक्स की बात हो रही है और हमने हाईलाइट भी करे हैं, कल हमने 3 छोटे पेंट स्टॉक्स भी करे थे, पर आईपीओ जिसका आज दूसरा दिन है, इंडिगो पेंट्स, क्या इन नतीजों के दम पर और मार्केट एक्शन उस पर बढ़ सकता है? हालांकि होना नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना इंडिगो सुपर हिट है अपने आप में। हाँ, मतलब अभी भी बंसल जी चाहें तो आधे दिन की छुट्टी लेकर अपने सारे फैमिली के 10-12 एक आध डजन अकाउंट जो हैं उनके लिए लगा सकते हैं एप्लीकेशन। हमें भी कल सेकंड हाफ दे दीजिए, थोड़ा लंबा वीकेंड मिल जाएगा। आपको हमको तो अलाउ ही नहीं है ना, हम सबको तो अलाउ ही नहीं है। और स्पेशली मैं तो राय देता हूँ, आप तो फिर भी एक बार पैसा लगाकर लंबे टाइम के लिए रखे तो रख भी ले, तो बाकी लोगों के लिए डिस्क्लोजर के साथ, हाँ डिस्क्लोजर के साथ बिल्कुल, ये बात सही है। जैसा कि मेरा डिस्क्लोजर कल कुणाल जी ने जबरदस्ती वाला ले लिया, मेरा लेना नहीं देना नहीं, मैंने रिकमेंड भी नहीं किया, लेकिन फिर भी TV18 में हाँ तो 15 साल हो गए, 12-15 साल से होल्ड करा, तो ठीक है। लेकिन हाँ अनडाउटेडली जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जिन लोगों को महंगा लग रहा है ना पीछे देख के इंडिगो पेंट्स, अब उनको महंगा नहीं लगेगा। एक्चुअली मैं यही बोलता हूँ कि आईपीओ में ये बहुत जरूरी है कि आप है ना सिर्फ पुराने डेटा के बेसिस पे आईपीओ देखेंगे तो कभी आप आईपीओ को ढंग से एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। लीजिए बजाज ऑटो भी आ गया, 1560 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा, 1363। वाह क्या ये रिजल्ट सीजन है यार, गजब, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। हर एक कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आपके लिए इस वक्त बजाज ऑटो का आंकड़ा, एकदम 1363 करोड़ के सामने 1500 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा, 1560 करोड़ आय, 7639 करोड़ से बढ़कर 8910 करोड़। गजब है यार, गजब। कुणाल जी, चार्ट्स। अनिल जी, बहुत ही दमदार चार्ट है, लाइफ टाइम हाई पर बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है अनिल जी इन स्तरों से भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। टारगेट देना आसान काम नहीं है अनिल जी, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी 3850 तो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस होना चाहिए, और ये पार हो जाए तो ये स्टॉक 3950 के लेवल्स भी दिखाएगा। तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, इससे बेहतर चार्ट आपको नहीं मिलेगा, तो जिनके पास भी है होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 3725 के आसपास, 3725 के आसपास, और इससे बढ़िया चार्ट मिलेगा नहीं, हम ढूंढेंगे भी नहीं। जब आपने कह दिया इससे बढ़िया नहीं मिलेगा तो हम ढूंढेंगे भी नहीं। कामकाजी मुनाफा, इसके आंकड़ा आपके सामने आता दिख रहा है, क्या जबरदस्त। 1760 सर, हमारा अनुमान 1540। राकेश शर्मा साहब को बुलाओ, बात करेंगे। गजब, क्या मतलब क्या कमाल कर रही है, शानदार नंबर सर, 1560 करोड़, माय गुडनेस, अमेजिंग नंबर्स, बहुत ही शानदार। बजाज ऑटो स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, अमेजिंग शानदार नंबर्स हैं, और एक्सपेंसेस बल्कि थोड़े बड़े हैं इस क्वार्टर, बट फिर भी अगर आप ओवरऑल देखें तो कामकाजी तौर पे बहुत ही दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल नंबर्स भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, आय में भी अच्छी बढ़त देखिए, और मार्जिन्स में भी अब एक्सपेंशन आते हुए दिखेगा। तो शानदार परफॉर्मेंस बजाज ऑटो की तरफ से, शानदार परफॉर्मेंस एशियन पेंट्स की तरफ से। तो जो दो आज की निफ्टी कंपनीज थे उनका तो काम हो गया। देखिए सर रणजी, 17.9% से बढ़कर 19.8% मार्जिन आए हैं, हमारा अनुमान 17.2% का था, तो उस हिसाब से भी देखें दमदार मार्जिन आते हुए दिखे बजाज ऑटो। ये है आपके लिए, और बंधन बैंक भी आ गया सर। कुणाल जी के लिए थोड़ा और बिजी पीरियड होने वाला है। कुणाल जी जरा बंधन बैंक की चार्ट भी पुल अप करें, और इस स्टॉक पर भी हमारा फोकस रहा है। भसीन साहब भी बोल के गए थे कि अब रिवर्सल के ट्रेंड आते हुए दिख सकते हैं। जहां तक बंधन बैंक का सवाल है तो नजर रखिए इस काउंटर पर, एक बार इसके भी नंबर्स जल्दी से पुल अप करके देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही है इनकी, ओवरऑल बेसिस एसेट क्वालिटी कैसे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रॉस एनपीएस पर नजर डालिए, 1.93% से घटकर 1.11 आए हैं वाईओवाई बेसिस, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो एकदम स्टेबल रहे हैं, 1.18% से घटकर 1.11% आए हैं। नेट एनपीएस पर नजर डालिए, 0.36% से घटकर 0.26% आए हैं। तो एसेट क्वालिटी के बेसिस पर वैसे भी अच्छा ही क्वार्टर एक्सपेक्टेड था इस बार इन सभी कंपनीज के लिए, और हम आते हुए भी देख रहे हैं। जहां तक बंधन बैंक का सवाल है, हमारा अनुमान ग्रॉस एनपीएस का 1.9% का था, तो उस हिसाब से भी देखें तो काफी दमदार परफॉर्मेंस रही है। एक बार प्रोविजन फिगर देख लेते हैं कि शायद वहां पर कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि ग्रॉस एनपीएस इतने कम आते हुए दिखे हैं। वहां पर नजर रखते हैं, और प्रॉफिट पर भी नजर रखें, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस का ही ओवरऑल जहां तक रिजल्ट का सवाल है। कुणाल जी, जब तक नंबर्स थोड़े और आते हैं, बंधन बैंक की चार्ट देखकर बताएं सर।
देखिए एक बेस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है दीपांशु, लेकिन अभी तक कोई बाय का संकेत नहीं आया। बाय का संकेत आएगा 373 रुपए के ऊपर, 373 के ऊपर अभी 370 चल रहा है। तो ये 373 जो कि आज इसका इंट्राडे हाई भी है, उसको पार कर जाए तब फिर आपको इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा और फिर मुझे लगता है कि एक 390 रुपए तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें। जिनके पास लॉन्ग पोजिशन पहले की है वो 360 का स्टॉप लॉस जरूर रख लें। ओके, 360 के स्टॉप लॉस के साथ बंधन बैंक में करें आप खरीदारी, पोजीशन को करें होल्ड। एक के बाद एक तमाम स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, आज की कितनी, 2 पिक्स हैं? हाँ बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। 2 पिक्स है, एक कैश मार्केट की, एक F&O की। बताएं सर कैश मार्केट का। अनिल जी, जो कैश मार्केट का आज का स्टॉक है, अच्छा पहले तो अभी थोड़ी देर पहले आप पेंट सेक्टर का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने 2-3 दिन पहले ही कंजाई नेरोलैक दीपांशु वाला रेकमेंड करा था 620 रुपए में, जो कि अभी 670 हो गया है अनिल जी, एशियन पेंट के नतीजों के बाद। अच्छा अनिल जी, जो मेरा आज का पहला पिक कैश मार्केट का है, स्टॉक का नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, RCF। एक बहुत ही जबरदस्त PSU फर्टिलाइजर कंपनी है। देखिए अनिल जी, बजट का आगाज हो चुका है। बजट यहाँ से सिर्फ अब 1 वीक ही करीबन बचे हैं और ये एक एग्री फोकस, रूरल इकोनॉमी फोकस स्टॉक है जो कि फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बनाती है। उज्ज्वला ब्रांड है इनका यूरिया का और सुफाला ब्रांड है फर्टिलाइजर्स का, जो कि रूरल इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। और सरकार से इस बजट में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी के तरफ जो ड्यूज है इनके, जो 39,000 करोड़ के करीब के ड्यूज है, उस पे पेमेंट को लेके कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं। फिर अपने मानसून अच्छा हुआ है, फिर रूरल एक अच्छी रिकवरी हो रही है और सरकार ने इंडिकेशंस भी दिए 2022 तक फार्म इनकम को डबल करेंगे और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो भी किया है। तो इन सब का फायदा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनी को होगा। सॉलिड फंडामेंटल्स है, लेकिन अनिल जी ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा। आपसे एक सवाल है अनिल जी, हाल ही में एक स्टॉक आपने बहुत ही थोड़े दिन पहले रिकमेंड करा था, एक कंपनी थी जिसमें सरकारी जमीन है, बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक था, जिसमें सरकारी जमीन है जिसकी वैल्यू के लिहाज से स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड था, आपने रिकमेंड करा और दमदार तेजी देखने को मिली। अनिल जी उसका नाम बताइए आप। पहला लेटर तो बताओ, कुछ तो क्यों दो। अब मैं तो अरे अनिल जी कैसे भूल सकते हैं आप, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी। अच्छा हेमिस्फीयर, ओके, हाँ बिल्कुल, हाँ। तो अनिल जी उसमें VSNL की लैंड थी, मुझे याद है आपने 85-90 रुपए के लेवल पे रिकमेंड करा था। 739 एकड़ लैंड है इनके पास, हेमिस्फीयर के पास 739 एकड़। अनिल जी ये जो मेजर ट्रिगर है राष्ट्रीय केमिकल का, 800 एकड़ जमीन है इनकी चेंबूर में, जिनकी वैल्यू बिल्कुल 10,000 करोड़ की वैल्यू आती है जिनकी। और इनमें से कुछ जमीन इन्होंने जो ईस्टर्न फ्रीवे बना था उस समय MMRDA और BMC को दी थी, जिसके एवज में इनको उसके डबल अमाउंट का TDR, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट भी मिले, जो कि ये डेवलप कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जो कि अभी 55 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता है। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें 65 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 52 रुपीज का। ओके, 52 का स्टॉप लॉस, 65 का टारगेट। और बताएं दूसरा स्टॉक सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी F&O स्पेस की कंपनी है, कंपनी का नाम है JSW स्टील। देखिए अनिल जी, इस तिमाही में जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं उनके जिसके नतीजे आए, आपने बहुत अच्छे से हिंदुस्तान जिंक के नतीजे को कवर किया, स्टॉक को रिकमेंड करा, बहुत दमदार तेजी देखने को मिली। इसके अलावा आप देखें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, टाटा स्टील BSL, सबके नतीजे बहुत ही अच्छे हैं। ये JSW स्टील भी कल अपने नतीजे पेश करने जा रही कंपनी। मुझे लगता है नतीजे बेहद दमदार हो गए, बिकॉज स्टील एज अ सेक्टर बिल्कुल इन्होंने जिस तरह से अपने दाम पूरे क्वार्टर में बढ़ाए हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि नतीजे दमदार नहीं होंगे। और आज ये स्टॉक फॉर्चुनेटली कल से नेगेटिव में मिल रहा है इतनी बड़ी तेजी के बाद बाजार में। मुझे लगता है एक सही समय है आज इसको अक्वायर करना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 420 का टारगेट है, 390 का स्टॉप लॉस रहेगा। नहीं ओके, 390 के स्टॉप लॉस के साथ JSW स्टील में खरीदारी करने की राय है इस वक्त सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ये 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए बिगुल, अब चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी हमारी खरीदारी की राय है, बर्जर पेंट पर खरीदारी की राय है। जैसे एशियन पेंट के नतीजे आए हैं तो बर्जर पेंट में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला, तो बर्जर पेंट खरीदें। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, बर्जर पेंट का जो बीटा है वो एशियन पेंट के मुकाबले ज़्यादा है और इसमें जब तेज़ी आती है तो ज़्यादा एक तरफा होती है। बर्जर पेंट में एक फ्रेश ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। एशियन पेंट्स मजबूत है, पूरा पेंट स्पेस फोकस में है, तो बर्जर पेंट खरीद करके चलने की हमारी राय है। यहाँ पर 805 रुपये पर 805 पर 10 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 835 रुपये का 835 का और दूसरा टारगेट 845 रुपये का होगा। तो 835 के लक्ष्य के लिए बर्जर पेंट में खरीदारी कराएं। ओके 835 और 845 दो टारगेट रखें और बर्जर पेंट्स में करें खरीदारी। थोड़ी देर में मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटजी आने को तैयार है, तब तक एक बिगुल हिमांशु जी के लिए BTST का। बताएं सर। जी अनिल जी मेरा भी जो स्टॉक है वो बर्जर पेंट्स ही है और यहाँ पर बहुत ही शानदार एक ब्रेकआउट मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। जिस तरह से कुणाल जी ने बताया कि एशियन पेंट्स के कंपैरेटिवली यहाँ पर जो बीटा है इसका ये काफ़ी ज़्यादा है और एक अगर सेक्टर में लीडर्स के अच्छे रिजल्ट आते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर उससे रिलेटेड स्टॉक्स में भी अच्छी मूव देखने को मिलती है। यहाँ चार्ट सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है। मेरा मानना है करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय रहेगी। 803 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 840 रुपये के टारगेट के लिए बर्जर पेंट्स में खरीदारी की राय है। तो बर्जर पेंट्स हिमांशु जी को भी आ रहा है पसंद, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। इस बीच हीरो मोटोकॉर्प एक माइलस्टोन कंपनी ने पूरा किया है 10 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के उत्पादन का। तो बजाज ऑटो पे तो नंबर्स का बूस्ट आ रहा है, पर हीरो मोटोकॉर्प भी एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी कवर करती हुई दिख रही है, इसलिए आप स्टॉक एक्शन 10 करोड़ गाड़ियों के उत्पादन का। क्या बात है, कमाल है, शानदार मूवमेंट है उस पर। 10 करोड़। एक बार पूछ रहे सुमित जी से चार्ट भी चेक कर जरूर। और उसके बाद नितिन जी भी तैयार है जुड़ने के लिए और मेरी भी स्ट्रेटेजी, तो एक बार सुमित जी से चार्ट ले लें। सुमित जी जल्दी से एक बार हीरो मोटोकॉर्प 3300 के लेवल्स पर कैसे दिख रही है चार्ट सर? चार्ट्स मजबूत है दीपांशु, ऑटो सेक्टर पूरा मजबूती के अंदर है और हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट्स में भी मजबूती है। मेरे को लग रहा है 3300 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा और 1-2 दिन टिक जाएगा, तो आने वाले दिनों में स्टॉक में 3400 से 3500 रुपए तक के लेवल हीरो मोटोकॉर्प पे देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में बने रहे, एक अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए यहाँ से। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प पर सलाह। नितिन जी का भी स्वागत करते हैं, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी लेकर आने वाले थे, स्वागत करते हैं नितिन जी का बिगुल के साथ। बताएं नितिन जी। हेलो जी नितिन जी बताएं सर। हाँ सर, एक यहाँ पे लो रिस्क ट्रेड है बट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और ये हम 32,500 की कॉल ऑप्शन इस पे अटेम्प्ट लेंगे। बिल्कुल सपोर्ट पे हम लोग आ गए हैं, तो 32,500 बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन जो 80 रुपए में मिल रही है और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 45 रुपीज का, यानी 30-35 रुपए का केवल मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ बैंक निफ्टी में। और इसका टारगेट होगा 160-170, यानी एकदम सपोर्ट पे है और 32,500 पे मैक्सिमम पुट राइटर्स आज के दिन में है। तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ से बाउंस आनी है आज तो इसी लेवल से आएगी, क्योंकि निफ्टी में सपोर्ट है 14,700 का और बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 32,500 का, जहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो ये 32,500 की कॉल ऑप्शन पे हम अटेम्प्ट ले रहे हैं। 82-83 में लिया, अभी वापस ऊपर आने लग गई, 105 हो गई है। इसका टारगेट 170 के आसपास रखेंगे और स्टॉप लॉस जो मैंने बोला 45 वही रहेगा। ये अगले हफ्ते वाली है राइट सर? नहीं आज की 32,500। ओके 32,500 की आज की कॉल है, 80 रुपए में मिल रही है, 45 का स्टॉप लॉस, 160-170 के टारगेट के लिए। लेकिन इस बीच एक स्टॉक जो तेजी से नीचे गिरा है बंधन बैंक, उस पर नजर डालिए क्योंकि नतीजों के बाद एकदम तेजी से गिरता हुआ दिखा है। नतीजों में कुछ फाइन प्रिंट पढ़ी है दीप ने भी और उसके दम पर यह समझा जा रहा है कि कुछ NPA जो क्लासिफिकेशन है वो कहीं ज्यादा है। अगर पुराने नियमों के हिसाब से चलते तो जितने बताए जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। दीप जरा एक बार डिटेल में बताइए कि क्या कुछ लिखा है। अनिल जी, एक तो इन नतीजों में अगर आप देखें तो एसेट क्वालिटी तो अच्छी दिख रही है, पर आप प्रोविजनिंग का फिगर देखिए सर, 370 करोड़ से बढ़कर प्रोविजनिंग 1040 करोड़ की आई है। 370 से 1040 करोड़, प्रोविजनिंग 3 गुना हो गई है। 3 गुना हो गई, 3 गुना प्रोविजनिंग, 3 गुना, तो एक बहुत बड़ी प्रोविजनिंग करी है सर इन्होंने। दूसरा, इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है NPAs को लेकर, तो ये अभी NPA क्लासिफिकेशन कर नहीं पा रहे हैं। पर इस बार हर कंपनी, इवन बजाज फाइनेंस ने भी ये दिया है, बट हर फाइनेंशियल कंपनी आपको एक डिस्क्लोजर दे रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो एक्चुअल NPAs कितने आते वो भी ये लोग बता रहे हैं। तो जो बंधन बैंक के एक्चुअल NPAs जो कंपनी ने खुद अर्निंग स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किए हैं, ग्रॉस NPAs 7.12% होते हैं। 7%? जो अभी हम 1.1% देख रहे हैं वो 7% से ज्यादा होता सर।
7%? 7% बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत बड़ा, और 1.2% से 7% उछल कर आता तिमाही दर में, तो वो एक बड़ा जंप है। नेट एनपीएस सर 2.26% आता, जो अभी आधे % से भी कम है, तो वहां पर भी आप देखिए अगर पुराने नियमों के हिसाब से चलते और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता तो इसका मतलब एसेट क्वालिटी काफी खराब हुई है। तो यही वजह है, देखिए स्टॉक जब ये पैराग्राफ पढ़ा है लोगों ने, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद स्टॉक पर दबाव आ रहा है कि आप देखिए एकदम तेजी से जो फॉल आया वो इसी वजह से आता दिख रहा है कि एनपीए का मामला कहीं ज़्यादा सीरियस है। अगर, और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन है वो तो लाइफ लॉन्ग तो रहने वाला नहीं, अल्टीमेटली तो आपको जो नॉर्मल प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं उसकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो उस हिसाब से जो एनपीए के आंकड़े हैं वो फिर थोड़े चिंताजनक हो सकते हैं। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी समस्या बिल्कुल है। और एक कंसर्न जो बंधन स्पेसिफिक है, वैसे तो अब सभी जगह होगा, बट बंधन स्पेसिफिक है। इनका माइक्रो फाइनेंस लेंडर थे, तभी वहीं से बैंक बने हैं सर। वेस्ट बंगाल, आसाम में बड़ा कारोबार है। असम से जो चैनल चेक से पता चल रहा है कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है असम में, वो गिरकर 45 से 50% ही हो गई है सर। आधी रह गई है। तो वो एक बड़ा कंसर्न है जो आगे भी प्रेशर इनके लिए दिखा सकता है, क्योंकि बड़ी बुक है इनकी सर असम से। तो ये है आपके लिए बंधन बैंक के नतीजों में कुछ चिंता है। कल देखना इंटरेस्टिंग होगा दीप की वाकई में अपग्रेड डाउनग्रेड क्या कुछ आते हैं। इस फिगर पर अगर डाउनग्रेड आते हैं तो फिर थोड़ी चिंता की बात है। और स्टॉक भागा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक बढ़ा हुआ है। अगर स्टॉक ये नीचे के लेवल पर होता तो बात अलग थी। देवांशी भी कुछ ऐड करना चाहते। देवांशी, कुछ और डेटा दिख रहा है? अब इलेक्शन भी है तो माना ये जा रहा है कि वेव ऑफ का बड़ा रिस्क बनता ये भी बड़ी बात है। बंगाल में इलेक्शन है तो हो सकता है कि वहाँ वो भी एक बड़ी चिंता की बात है। तो चलिए बंधन बैंक में थोड़ा सावधान रहे। एक बार जरा जल्दी से फिर से ना कुणाल जी से चार्ट चेक ले लिया जाए। कुणाल जी, बंधन बैंक के चार्ट एक बार फिर से देख लें, बिगड़ गए क्या? अनिल जी देखिए, मैंने जब ये रिजल्ट आया था उस समय भी कहा था कि जब तक 373 पार ना हो तब तक खरीदारी ना करें, और 360 के नीचे स्टॉक कमजोर हो जाएगा। तो वहां से बिल्कुल 10 रुपए की गिरावट इसमें एक तरफा आई है, और अब स्टॉक ने 354-55 के लेवल्स को भी तोड़ दिया है जहां पर एक सपोर्ट था। तो मेरी राय में अनिल जी, जब तक आज इसके क्लोज का वेट करना चाहिए। अगर ये आज 355 के नीचे बंदी देता है तो लॉन्ग पोजीशन एक बार के लिए स्टॉक में काटनी चाहिए। फिर इसमें यहां से 20 रुपए की गिरावट भी मुमकिन है। तो 355 के नीचे लॉन्ग पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए। ओके, तो 355 के नीचे लॉन्ग पोजीशंस नहीं होल्ड करनी चाहिए, और 355 के नीचे ही आपको स्टॉक आते हुए दिख रहा है। 348, 347 के लेवल्स बंधन बैंक पर आते हुए दिख रहे हैं। बड़ी गिरावट इस स्पेस पर आपको आती हुई दिखी है। पर ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो आज अच्छे एक्शन में रहे हैं। एक बार हैवेल्स पर नजर डालिए, 11% का उछाल है नतीजों के दम पर। और जैन साहब, हैवेल्स से आए हैं दमदार नतीजे, और उसकी वजह से जो इस पूरे स्पेस की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो भी बढ़ती हुई दिखती हैं? किस तरह से रीड करें सर इस नंबर को, और जो रिएक्शन आज बाजार ने अर्निंग्स को दिया है सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, नतीजे बहुत बढ़िया आ रहे हैं, और कंजम्पशन स्पेस भारत का ये तो एक बहुत बड़ी एक स्टोरी बनी गई है। और जिस तरीके से रूरल इंडिया में, और जिस तरीके से ये सारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स या इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनीज है, और पर्टिकुलरली ये इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल गुड्स वाली कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है, और शुरू से ये लोग बहुत हैवी वैल्यूएशंस पे काम कर रहे हैं। तो हैवेल्स इंडिया तो देखिए वैसे ही लीडर है, फिर में बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। एक मैंने स्टॉक फिनोलेक्स केबल्स भी रेकमेंड किया हुआ है, तो इन सब पे ध्यान दें। थोड़ा नीचे आए तो ले आप, क्योंकि देखिए इन लेवल्स पे इतनी बड़ी ओवर हिटिंग के बाद थोड़ा सा डर लगता है रेकमेंड करने में एग्रेसिवली। सो वी शुड वेट फॉर सम टाइम, बट यस, वन शुड बी वेरी एग्रेसिव इन ऑल दीज स्टॉक्स। और ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे। जिस तरीके के कैगर, जिस तरीके के नंबर्स, आज तो सरप्राइजिंगली एशियन पेंट्स के भी जबरदस्त नंबर्स थे। तो ये सब कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है कोरिलेशन। सो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द इंडिया स्टोरी, भारत स्टोरी, एंड बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बिल्कुल। ओके, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति है, बट थोड़ा डिक्लाइन बाजार में आ रहा है। बैंक निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में आया। तो चलते हैं अनिल जी के पास और जानते हैं कि बाजार का हाल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस समय। थोड़ा शार्प फॉल बाजारों में आया है सर। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ज्यादा बदला नहीं है। डाउ फ्यूचर्स ऊपरी स्तरों से फिसले, बट वैसे तो एक दिन में छोटी रेंज है। यूरोप में थोड़ी मिलीजुली चाल होगी। अच्छी शुरुआत के बाद यूरोप में थोड़ी मुनाफा वसूली देखिए सर। एशिया की क्लोजिंग तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही रही थी। हैंगसेंग थोड़ा सपाट बंद हुआ, बट चीन और जापान 1% ऊपर थे। हमारे बाजारों में क्या चल रहा है सर, समझाएं। दीप, डेटा थोड़ा खराब हुआ है और हाँ, एक्चुअली में 15-20 मिनट से देख के मैं सोच ही रहा था कि और 14,735 के आसपास से डेटा खराब होना शुरू हुआ है जी सर। और बैंक निफ्टी पे 32,650 के आसपास से। क्यों? पहले मैं निफ्टी बता दूं।
निफ्टी में 14,750 और 14,800 पर खतरनाक कॉल राइटिंग हुई है जी। 14,750 पे 30 लाख शेयर, 14,800 पर 50 लाख शेयर, तो 14,750 14,800 के ऊपर तो बैंक निफ्टी जा ही नहीं सकता। 14,700 तोड़ने के बाद समस्या बढ़ी है क्योंकि 68 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में आज ही हाईएस्ट है और वो भी 63 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो अब मुझे जो दिख रहा है डेटा में वो ये दिख रहा है कि निफ्टी की जो ये एक्सपायरी का मामला है वो आप नीचे की तरफ ही देखेंगे और वो मतलब आज अगर निफ्टी मतलब 14,700 के ऊपर एक्सपायरी हो तो मुझे थोड़ा सरप्राइज होगा अगर, क्योंकि मुझे लगता है 14,700 के नीचे शायद 14,650 के आसपास ज़्यादा सही रेंज है जहाँ एक्सपायरी हो। 14,650 14,700 के आसपास होने की संभावना ज़्यादा है इस रेंज में, तो 14,700 के ऊपर की एक्सपायरी देख रहा है। पहली बात, बैंक निफ्टी 32,500 ये लेवल तोड़ा है अभी और यहाँ पर भी थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैप हुए हैं। 32,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है दीप, 30 लाख शेयर का। उसके बाद 32,600 पर 17 लाख शेयर है, 23 लाख शेयर 32,500 पर है, तो करीबन 60 लाख शेयर 32,500 के नीचे ट्रैप हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी बेस्ट के सिनेरियो में एक्सपायरी आप 32,525 575 की रेंज में देख सकते हैं। इसके ऊपर के चांस कम दिख रहे हैं। कुल मिलाकर सिंपल ये है कि अगर एक्सपायरी के दिन आपको 32,700 800 की रेंज में वापस बैंक निफ्टी दिखे वहाँ शॉर्ट करना चाहिए। निफ्टी 14,750 के आसपास दिखे तो फिर से शॉर्ट करना चाहिए। ऊपर में दबाकर कॉल राइटिंग हुई है, ये अभी अभी हुई है। जब मैं 2 बजे डेटा देख रहा था, इंटरेस्टिंग ये दिक्कत ये होगी कि मैंने डेटा आज तो एक्सपायरी के हिसाब से बना भी लेते लेकिन बीच में 4 पता नहीं वो आशीष बता रहे कोई ऑप्शन चेंज गायब हो गई। अनिल जी, ऑप्शन पेज पे क्या हो रहा है, चेन आप खोलेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज की ऑप्शन चेन आपको दिख रही है। किसकी? आरती इंडस्ट्रीज की जो नया आया है। हाँ। मैं वो कब से कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई 2 डेटा दे दो, 2 डेटा दे दो, खाली 14,600 तक के डेटा दिए, 14,650 700 दे, कितने लोग अनिल जी, एक तो एनएससी की वेबसाइट पे 3 मिनट के डिले से आते हैं डेटा और ऊपर से जो ग्लिचेस हैं बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। अभी 502 एरर आ रहा था, बैड गेटवे। अच्छा नितिन जी जब कॉल दे रहे तो मुझे लग रहा था नीचे, फिर भी मैं जब तक डेटा हाथ में ना हो तो मैं जोर से कैसे बोलूँ, अरे नितिन जी मुझे थोड़ा डेटा खराब दिख रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा उतने अच्छे नहीं है। अच्छा, इससे एक चीज और बताऊंगा, इतने अच्छे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हमेशा के लिए खराब है। ये आज एक्सपायरी के लिहाज से आखिरी घंटे आधे घंटे का काम है जहां पर आपको थोड़ा दबाव दिख सकता है। तो अभी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग बनाने के बजाय ऊपर आए तो हल्का कर लीजिए, हल्का सा। ये आज ही की बात है, बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म में कुछ कल परसों के लिए आज से देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं बदला है, लेकिन अभी थोड़े से डेटा आज के लिए खराब होते हुए दिखे, ये साफ दिख रहा है। देखिए आप देखिए 14,650 आ गया है बात करते हुए, मतलब हाँ 100 पॉइंट ऊपर से निफ्टी निकला है और बैंक निफ्टी आप देखिए पूरी तरह से करीबन 300 पॉइंट नीचे आई है। सर आई डोंट नो ये बंधन बैंक कोरिलेशन है, बट जब से बंधन बैंक के नंबर्स आए तब से सारे गिरे। नहीं, बंधन बैंक का नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ दीप, क्योंकि आज तो मैं 2:10 पे तैयार था डेटा निकाल के, आपको तो पता ही, तो तभी डेटा खराब हो गया था। बंधन बैंक के रिजल्ट आने के पहले से ही खराब हो गया, फ्रेश वहां से वो पहले से ही डेटा, और बंधन बैंक निफ्टी को नहीं गिरा सकता वैसा है। कोटक वगैरह ये सब गिरे, बट एनीवे तो ये थोड़े से आपके डेटा कमजोर होते दिखे। आइए बढ़ते आगे, वागले साहब के लिए बिगुल। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरा बंधन बैंक पे व्यू देना चाहता हूँ। 346 पे मुझे बेचने की क्लियर इंडिकेशन आए थे, अभी 342 43 हो गया, तो बाउंस बैक आएगा बिल्कुल, तो 346 पे ही बेचे, अभी ना बेचे। 4 रुपए की रिस्क होगी मुझे, ये कम से कम 330, कम से कम 12 से 14 रुपए नीचे 328 330 तक वन वे कॉल दिखता है। बाउंस बैक पे 346 पे बेचे, 350 के ऊपर तक। ओके तो ये है बंधन बैंक पर बिकवाली की राय, और आप देख भी रहे हैं कि प्रेशर बैंक्स पर बन रहा है, प्रेशर बंधन बैंक पर तो ऑफकोर्स बन ही रहा है, बट बैंक्स पर बन रहा है। बैंक निफ्टी तो 100 पॉइंट अब नीचे है, निफ्टी अब लाल निशान में आ गया, जो अनिल जी बोल रहे थे 14,650, उसके भी नीचे आपको निफ्टी भी आते दिख रहा है। तो तेज मुनाफा वसूली थोड़ी आप बाजार में आते दिख रहे हैं। वीकली एक्सपायरी का भी बहुत कम दी, वैसा था डेटा में क्लियर कट दिखे आपको एक्सपायरी के दिन की, ये तो जा रहा है, बहुत साफ डेटा है, एकदम साफ डेटा है। अब यहाँ से और दिख रहा है सर, या अब थोड़ा स्टेबिलिटी यहाँ पर आती हुई दिखेगी? वही सवाल बनता है। 32,250 सपोर्ट के पास आ रहा है, के पास आ रहा है 32,000। अगर आज इंट्राडे में आपके शॉर्ट है तो 32,150 32,250 परफेक्ट रेंज जहाँ काटना चाहिए जी। निफ्टी में भी आप 14,575 14,600 यस लेने का लेवल आ रहा है, अब लेने का लेवल आ रहा है, अब शॉर्ट काटने का लेने का लेवल है, अब है
इंट्राडे में। बिल्कुल। हाँ, अब वापस ऊपर आने की तैयारी करिए, फिर देखिए। आइए वसीम साहब हमारे साथ तैयार है, बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। वसीम साहब नमस्कार, बताएं सर सबसे पहले आपका अपडेट और उसके बाद लेता हूं फ्रेश कॉल्स। तो अपडेट तो सर आपको दिख रहा है कि मार्केट में एकदम सेल ऑफ आया 50,000 का, और वो एक्सपेक्टेड था। दिस इज नॉट अ न्यू नंबर, सो आई वुड से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐड स्टॉक्स लाइक अशोक लीलैंड, ICICI Pru, HCL Tech is आउट परफॉर्मिंग। दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग वेल्थ क्रिएटर्स। तो यहाँ पे लेने का मौका है सिलेक्ट स्टॉक्स पे, बट इंडेक्स पे मत जाइए, बिकॉज द इंडेक्स कैन सी मच मोर करेक्शन विच वी हैव ऑलरेडी बीन टॉकिंग ऑफ। तो अब आपके लिए अगेन 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूँ अनिल जी। जी सर प्लीज बताएं। तो पहला होएगा सर, मुझे इस भाव पे IGL बहुत अच्छा लगता है, 530-31 है, ज्यादा सेलिंग आ गई है। इट इज करेक्टेड अबाउट 6%। IGL विल बी द बेस्ट गेनर बिकॉज ऑफ राइजिंग वॉल्यूम्स ऑन ऑटो सेल्स। और आप दिल्ली में तो IGL इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग प्राइसेस। 30-31 में लीजिए, 25 का स्टॉप लॉस रखिए, 50 का टारगेट आपको जल्दी दिख सकता है। दूसरा पिक होएगा मेरा मनपसंद सर गोदरेज प्रॉपर्टी, इस भाव पे फिर लीजिए 1370-72 में, 1352 का स्टॉप लॉस रखिए, 1425 का टारगेट। ओके, तो 2 बेहतरीन पिक्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय बसी साहब की तरफ से। IGL में करें खरीदारी, और गोदरेज प्रॉपर्टीज दूसरा स्टॉक है जहाँ 1370-72 के आसपास खरीदिए, 1352 का स्टॉप लॉस, 1425 तक के टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी करनी है खरीदारी। बिल्कुल दीप देखिए उसी लेवल से 50 पॉइंट भी वापस ऊपर ये आएगा, ये एक्सपायरी के दिन होना ही है। आप देखिए करीबन 125 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी बढ़ गया, 50 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया। एक बार स्टॉप लॉस काट के आया ना, 32,250 नहीं गया है, 32,250 पे होल्ड गए। वो जिन्होंने शायद ट्रेल किया होगा सब उनका वो तो डिसिप्लिन तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप 32,842 का हाई देखकर 600 पॉइंट थोड़ी वेट कर सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। बट हो गया, दिन का करेक्शन जो होना था हो गया। एक जो वो मूव आनी, हाँ वो झटका एक हल्का करने वाला काम जो होता है ना, हो गया, वही आते हुए दिखा। चलिए, तो ये है आपके लिए अब बाजार का हाल। थोड़ी गिरावट हुई है, वहाँ से अब बाजार थोड़ी संभलने की भी कोशिश कर रहे हैं। निचले स्तरों से आप देख रहे हैं रिकवरी भी आती हुई दिखी है, पर ढेरों नतीजों का भी इंतजार है। एक बार नतीजों की भी बात कर लेते हैं। देवांशी हमारे साथ हैं बताने के लिए बायोकॉन कैसे रह सकते हैं, इनके नतीजे बताएं देवांशी। बिल्कुल, इस बार डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। आय जो है वो करीब 12 से 13% तक बढ़त बता सकती है, इसलिए क्योंकि बायोसिमिलर कारोबार में करीब 10 to 13% तक की ग्रोथ देखने मिलेगी। US कारोबार थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और साथ ही पेगली जैसे हम देख रहे हैं इनका जो ट्रस्टुज़ुमाब की दवाई है उसमें भी जो बिक्री है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है, और इसी के चलते आय को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। जनरिक कारोबार में करीब 10% तक की बढ़त देखने का अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ से भी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज 10% तक की ग्रोथ का अनुमान किया जा रहा है। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 11% बढ़ सकता है, क्योंकि इनके जो अन्य खर्च हैं वो थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं। साथ ही इनके जो मार्जिन्स हैं वो 25% पर स्टेबल रहेंगे। जो मुनाफा है वो करीब 13 से 14% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस बार की जो कमेंट्री होगी वो काफ़ी अहम होगी। सबसे पहले तो जो कोविड की दवा है उसमें कितनी बिक्री होती हुई दिखी है उस पर नजर आएगी, कितने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस फिलहाल लाइंड अप है, क्या पाइपलाइन है, इस पर नजर रहेगी। और साथ ही जो बायोलॉजिक सेगमेंट है उनके हिस्सा बिक्री पर किस तरह से स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है, ये मार्केट वॉच आउट जरूर करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल डबल डिजिट जो ग्रोथ है उसी का अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन के नतीजों का अनुमान। जैन साहब, ओहो जैन साहब पूरे पौन घंटे से ज्ञान ही ले रहे हैं, इतनी देर से सुन के विद्वान हो गए होंगे। जैन साहब अब अपना ज्ञान दीजिए। बायोकॉन पसंद है आपको? नहीं, बिल्कुल बहुत पसंद है। देखिए बायोकॉन में तो बहुत सारी, इनफैक्ट मैं तो बहुत सालों से इस स्टॉक को रेकमेंड करता है। मल्टी बैगर रिटर्न्स है, और उसका जो दूसरा जो भाई है बहन है जो भी बोलो सिंजिन, तो वो तो आप जानते ही अपनी पुरानी स्टोरी। जब पहला दिन शो किया था अनिल जी, तो आपने बोला था बायोकॉन पे तो हम नजर रखे हुए थे और संदीप जी उधर सिंजिन दे दिए। तो मैं वो वीडियो कई बार रिपीट करके देखता हूँ, बहुत मजा आता है आपके साथ। पहला शो जी बिजनेस पे जब किया था। सो बायोकॉन एंड सिंजिन मेरे लिए हमेशा से पेरिनियल बाय एंड, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो बायोसिमिलर्स वाली स्टोरी और जो दूसरा इनका वैल्यू अनलॉकिंग अभी स्टोरी आने वाली है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं है। इन ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट बायोकॉन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोरीज आई कैन सी। बिल्कुल, तो बायोकॉन इसके आने वाले हैं नतीजे, और अच्छे नतीजों का अनुमान है। पर नतीजे आ चुके हैं JSPL के, और यहाँ पर रखिए नज़र। अच्छे नतीजों का अनुमान था, और देखिए
आय 7,500 करोड़ से बढ़कर 526 करोड़ से बढ़कर 10,533 करोड़ रुपए की आई है। दमदार उछाल हमने आते हुए देखा है। जहां तक आय का सवाल है, घाटे से मुनाफे में आई है, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मुनाफा है, बड़ा मुनाफा भी आते हुए दिखा है कंपनी का। जहां तक ओवरऑल परफॉर्मेंस का सवाल है, 218 करोड़ के घाटे के मुकाबले 2,567 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान था 10,172 करोड़ की आय का, तो उसके हिसाब से देखें तो 10,533 करोड़ की जो आय है वो एक दमदार फिगर है। और मुनाफे का अनुमान हमने भी अनुमान लगाया था कि घाटे से मुनाफे में आएगी, और अच्छे मुनाफे का 1,700 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया था, पर उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो 2,567 करोड़ का मुनाफा आया। तो शानदार परफॉर्मेंस जेएसपीएल की तरफ से भी आती हुई दिख रही है, पर नतीजों में थोड़े और डिटेल्स में देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं। तब तक कुणाल जी एक चार्ट चेक, जेएसपीएल 300 के ऊपर सर। देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, स्टॉक काफी बड़ा हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मुझे नजर आती है 310 रुपए पर 310, जो कि आज इंट्राडे हाई के करीब है। तो 310 पार होगा तो अब इसमें फ्रेश परचेज की बात करेंगे। जिनके पास पोजीशन है उन्हें एक स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए 296 रुपए 296 पर। 296 के नीचे अगर ये स्टॉक गया तो इसका ओवरऑल ट्रेंड जो है वो एक बार के लिए खत्म हो जाएगा। तो 296 रुपए पर स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने की राय है, 310 पर नहीं खरीद कर सकते। ओके, ये है आपके लिए जेएसपीएल पर राय। तो एक और अच्छे नतीजे आते हुए देखें। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमने बढ़त ही आती हुई देखी है। कामकाजी मुनाफा भी अच्छा खासा आया है इनका। तो ओवरऑल अच्छे नतीजे जहाँ तक जेएसपीएल का सवाल है इस समय। स्टॉक पर थोड़ा उतार चढ़ाव है, पर अनिल जी देखिए निफ्टी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी अब वही स्टेबिलिटी के लेवल्स दे रहा है, 32,400 के करीब आपको स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, और निचले स्तरों से रिकवरी भी आई है कई सारे स्टॉक्स में। हैवेल्स की जिसकी बात करते हैं वहां पर एक्शन है। अपोलो टायर्स फिर से निचले स्तरों से आपको रिकवरी दे रहा है। हिमांशु जी जरा अपोलो टायर्स पर एक व्यू दें। आज तो दमदार तेजी रही है, क्या ये एक्शन और सस्टेन करते हुए देखते हैं? दीपांशु, मैं कहूंगा ना केवल आज बल्कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में अपोलो टायर्स में एक तरफा तेजी देखने को मिली है। ब्रेकआउट लेवल्स थे 200-201 रुपए के ऊपर, और वहां से ऑलरेडी स्टॉक लगभग 10% की तेजी दिखा चुका है। मुझे लगता है कि नियर टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टॉक में अब देखने को मिल सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अपसाइड अभी भी खुली हुई है, और मेरा मानना है कि 230 से 240 रुपए तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट पर खरीदारी की राय रहेगी, और अब यहाँ पर मोमेंटम को चेज ना करें, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें खरीदारी के लिए। ओके, थोड़ा सा इंतजार करें और उसके बाद आप करें खरीदारी। भाग चुका है स्टॉक काफ़ी तेजी से। आइए लेकिन फोकस करते हैं उन तमाम स्टॉक्स पर जहां पर बैन में स्टॉक के आने या जाने की संभावना है। तो बैन से बेनिफिट देख लेते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष, एग्जिट कोई बाहर निकलने की तैयारी? अनिल जी, बाहर तो कोई भी नहीं निकल। तीनों बने रहेंगे? तीनों बने रहेंगे। तीन ही है ना? तीन ही स्टॉक बैन में, तीनों के तीनों बने रहेंगे। कल सन टीवी की एंट्री हुई थी, और सन टीवी, हाँ तीनों बने रहेंगे। तीनों बने रहेंगे। एंट्री की संभावना नजर आ रही थोड़ी बहुत पीएनबी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 96% है। 95% के ऊपर आती स्टॉक बैन में आता है, तो पीएनबी स्लाइट संभावना है। कल हमने देखा भी था कि बहुत कम, उससे भी अगर आप देखें मार्जिन से सन टीवी आ गया था, तो हो सकता है कि आज पीएनबी भी आ जाए। चलिए, तो सन टीवी के बाद पीएनबी में भी यहाँ पर संभावना है बैन में आने की, तो एक नया स्टॉक और बैन में आ सकता है। ओके, तो ये है क्लोजर टू एक्सपायरी लिस्ट बड़ी हो रही है, और एक उस तरह से भी आपने संकेत बताया कि शायद थोड़ा बाजार में करेक्शन आता है जब भी हम देखते हैं फायदा कारोबार के स्टॉक बैन में बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी अलार्मिंग सिचुएशन है। 12-12, 15-15 देखे हुए। 4 तो और ये तब होते थे जब है ना वो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट डबल होती थी। आजकल तो आधी होने के बाद मार्जिन बहुत बढ़ गए ना, तो लोगों के पास है ही नहीं ऑप्शन कि वो ज़्यादा कर पाए, वही दिक्कत है। एनीवे, तो चलिए ये है। लेकिन बंधन बैंक पर जो नतीजों के बाद का विश्लेषण सही रहा। मुझे याद है 252-53 स्टॉक ट्रेड करा था, आप माफ़ कीजिए 352-53, 340 तक नीचे हुआ है। तो चलिए सही वक्त पर आपको नतीजों का विश्लेषण, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले नतीजों का सही विश्लेषण और नतीजों पर बेहतरीन कॉल, तीनों चीज़ अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिलेगी। आइए अगला कॉल है हिमांशु जी के लिए, BTST के लिए। बताएं हिमांशु जी। जी अनिल जी, खरीदारी का एक स्टॉक रडार पर आया है, और ये कैश सेगमेंट का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है APL अपोलो।
करीब 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक आज एक अपसाइड ब्रेकआउट दिखा रहा है और इंटरेस्टिंगली पिछले 1 घंटे में बाजार की गिरावट के बावजूद भी स्टॉक अपने हाइज के पास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से फिर से नए हाइज बनाने के लिए तैयार है। हमने देखा कि पास्ट में भी लगातार आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है और मंथ ऑन मंथ यहाँ पर नए ऑल टाइम हाइज बनते हुए नजर आए थे। तो एपीएल अपोलो में यहाँ पर 960-962 पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय है। 948 रुपए का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पहला टारगेट 978, उसके ऊपर 995 से 1000 तक के टारगेट्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एपीएल अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करने की राय। वागले साहब की तरफ से भी एक पिक आती दिख रही है, उसके बाद कुणाल जी और राकेश जी देंगे आपको कल के लिए आज ही पिक ऑफ द डे। जी वागले साहब। जी, एचटीसी में एक ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। 1680 का वो ब्रेकडाउन लेवल था, अभी 1670 हो गया है। यहाँ पर देखिए बाउंस बैक ज्यादा नहीं आएगा। 72, 73, 75 तक देखिए। 1683 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1630, 1632 तक के मैं डाउनसाइड देख रहा हूँ। पोजीशन वाली है 1600 तक भी जा सकता है। ओके, 1630, 1600 तक की गिरावट के आसार एसीसी में बिकवाली के राय। कुणाल जी राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है एनटीपीसी के अंदर। एनटीपीसी बिल्कुल भी चला नहीं और इसके नीचे में एक इंपॉर्टेंट पिवट को तोड़ा है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स पर है। पिवट टूटा है तो एक शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो एनटीपीसी में बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सारे इंडिकेटर्स में सेल का संकेत आता हुआ एक साथ दिख रहा है। तो एनटीपीसी में हर तरह से अगर आप देखें तो चार्ट पर ब्रेकडाउन आया है। 98 रुपए का एक सपोर्ट टूटता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर सेल करके चलना है एनटीपीसी को। स्टॉप लॉस रखें 98 रुपीज पर। 98 रुपए जो कि ब्रेकडाउन का लेवल है वही स्टॉप लॉस रखें। 93 रुपए 50 पैसे पहला टारगेट, 93 हाफ, और दूसरा टारगेट 92 रुपए का 92। तो 92 रुपए तक फिसलने की संभावना दिखती है एनटीपीसी पर बिकवाली की राय। ओके, और इस बीच एक बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर अभी अभी फ्लैश हुई है, मैं फिर से लेकर आऊँगा। ब्लूमबर्ग के हवाले से जो खबर आई है वो ये कि जो फाउची साहब है अमेरिका वाले जी, उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोवैक्सीन का? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? अरे वही तो, भारत बायोटेक हमारी। वाह, जो लोग है ना बड़ा सवाल उठा रहे थे हिंदुस्तान की वैक्सीन ये है वो ऐसा वैसा, देखिए डॉक्टर फाउची कह रहे। बढ़िया सर, ये तो बड़ी, ये देखो बड़ी खबर, ये मतलब सीना चौड़ा करने वाली खबर है भाई। भारत बायोटेक जो हमारी देशी वैक्सीन है और ये कह रहे हैं अमेरिका को कोवैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बात है, क्या दिन है आज। देखिए एक और सेंसेक्स 50,000। ये बड़ी खबर है। ये मतलब वाकई में सर ऊंचा करने वाली खबर है कि हमारे यहाँ ऐसी वैक्सीन बनी है जो डॉक्टर फाउची कह रहे हैं कि अमेरिका में यूज़ करनी चाहिए। तो भारत बायोटेक जिसने हिंदुस्तान में ये वैक्सीन बनाई है, इस पर नज़र रखिए। हालांकि अब वो क्या है, मतलब करते नहीं करते, कब करते, कैसे करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़ी खबर है दी। बिल्कुल सर, है ना। बंसल जी, विशेष टिप्पणी आपकी। नहीं अनिल जी, मैं भी अनिल जी सरप्राइज हूँ क्योंकि यहाँ तो कोविशील्ड को लोग पसंद कर रहे थे, कोवैक्सीन से लोग दूर भाग रहे थे। और ये जो अनिल जी खबर है काफी ब्रेकिंग है अनिल जी। और ये जो वैक्सीन है, ये अनिल जी सबसे अच्छी चीज क्या है, जो मुझे से लोग इंजेक्शन से डरते हैं उनको इससे राहत अनिल जी, क्योंकि ये तो नेजल के थ्रू है, इसमें कोई अंदर नीडल वीडल अनिल जी, मतलब कि नीडल को इंजेक्ट नहीं किया जाता है थ्रू मसल्स वसल्स के अंदर। तो अगर ये वहां से ऐसा हुआ है जैसा भी बताया, तो अनिल जी काफी इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज है अनिल जी। तो यह है, लेकिन इस बीच एक बहुत अच्छी खबर नहीं है, मतलब लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं, लेकिन है थोड़ी खराब खबर है। वो है सीरम इंस्टीट्यूट को लेकर कुछ ताज़ा तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। सीरम इंस्टीट्यूट में वहाँ पर टर्मिनल 1 के गेट पर थोड़ी सी आग लगने की खबरें आई है। तो देखिए वहाँ पर आप ये खबरें जो देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर भी एक वैक्सीन हमारी वहाँ पर भी बनी, कोविशील्ड वहाँ बनी, राइट, कोविशील्ड वहाँ पर बनी है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। तो वहाँ पर ये आग लगने के दृश्य होते हुए, हालांकि एक अच्छी बात यह कि वहाँ पर सारे वैक्सीन सुरक्षित हैं, इसकी वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आग लगने की ये जो खबर आई है
इन पर नज़र रखनी चाहिए। ये कुछ ताज़ा तस्वीरें आपकी आती हुई दिख रही है। पुणे से ये तस्वीर आती हुई दिख रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लगने की ये खबर आई है इस वक्त, लेकिन वैक्सीन जो भी बनी है वहाँ पर वो सुरक्षित है। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आग लगी है ऐसा बताया जा रहा है। तो ये कुछ खबरें हैं जो आपके सामने आती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल सर, तो वैक्सीन को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं। आशा करते हैं कि कुछ डैमेज नहीं हो। वैसे तो कंपनी का बयान है, पर आशा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कंटेन कर ली जाए सिचुएशन। ये करना बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा इस समय। वैक्सीन की खबरें तो भरपूर आ ही रहे हैं। हम देख रहे हैं मेटल काउंटर्स में भी तेज़ी। अभी JSPL के नतीजे आए थे। एक बार आशीष से पूछ लेते हैं JSW स्टील कैसे रह सकते हैं नतीजे। आशीष बताएं। ओके, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे JSW स्टील के नतीजों को लेकर। एक बार थोड़ी क्लैरिटी वहां पर आती हुई दिख जाए फिर। पर एक स्टॉक जो मेरे रेडार पर आ रहा था जहां पर भारी गिरावट आज आती हुई दिखी है, यह है L&T फाइनेंस। एक तो यहां पर एक्स डेट है राइट्स की, कल आप देखेंगे इसकी रिकॉर्ड डेट है और 1 फरवरी को ये खुलने वाला है इनका राइट्स इशू। पर दूसरा जो तेज उतार चढ़ाव हो रहा है, एक दिन बड़ी तेजी एक दिन बड़ी गिरावट, और उसके बाद आज एडजस्टमेंट के बाद भी हमने देखा है कि स्टॉक पर गिरावट आती हुई दिखी है। तो एक बार जरा वागले साहब से लेवल्स ले लेते हैं L&T फाइनेंस के लिए। वागले साहब, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? मुझे लगता है ये 90 का एक सपोर्ट है, 90-89 के बीच में ये ब्रेक होना नहीं चाहिए। ऑन द अपसाइड 97-98 भी क्रॉस नहीं करेगा। 90-97 ये मेरे लिए रेंज होगी। व्यू हल्का सा नेगेटिव। तो ये है आपके लिए L&T फाइनेंस, यहाँ पर रखनी है आपको नज़र रखें कुछ और स्टॉक्स पर भी जहाँ पर आप प्रेशर देख रहे हैं। सुमित जी, कैनरा बैंक का आपका फेवरेट आज 5.5% नीचे है। ये फ्रेश एंट्री का मौका है या फिर यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं? क्योंकि बैंक निफ्टी पर एक मिनट सुमित जी के पास जाए उससे पहले अनिल जी एक बार जरा बैंक निफ्टी देखें। 500 पॉइंट नीचे एक सडन फॉल आते हुए दिखा है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, एक वर्टिकल डिक्लाइन है। अभी तो होल्ड आउट कर रहा था सर, एकदम से स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हुआ 500 पॉइंट का तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। मतलब ओवरबोट तो था समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पे लोगों को लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग करने का प्रेशर आ रहा है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि बाहर के बाजारों में कुछ नहीं बदला है सर, बिल्कुल कुछ नहीं बदला है। ये भारतीय बाजारों में ही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है 14,525 बैंक निफ्टी पर और 32,050 बैंक निफ्टी पर और 14,525 निफ्टी पर। तो 32,000 पर अब बैंक निफ्टी फिसलते हुए देखते हैं इन सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करता है कि नहीं। सुमित जी, कैनरा बैंक 5.5% नीचे सर। दीपांशु, देखिए सडन सेलिंग आ रही है मार्केट्स में, ऊपरी लेवल से हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कैनरा बैंक के अंदर नीचे में जो अभी सपोर्ट है 130 के आसपास है, तो 130 तक के लेवल कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 138 140 के ऊपर सस्टेन करेगा तब वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम होगा। फिलहाल 130 131 के आसपास का कैनरा बैंक में नीचे में सपोर्ट है। ओके, तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक का। देखिए 5% की गिरावट आपको इस काउंटर पर आते हुए दिख रही है। IDFC फर्स्ट बैंक पर भी एक ब्रेकडाउन आया है, 5%। ये स्टॉक भी नीचे आते हुए दिखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 5% नीचे आते हुए दिखा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस पर नजर रखिए, 5% की गिरावट। ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय आपको दिखा रहे हैं। तो थोड़ा प्रेशर ऊपरी स्तरों से बाजार में आते हुए दिखा है इस समय। BHEL यहाँ पर भी देखिए तो बड़ी गिरावट इस पर आती हुई दिख रही है। NMDC पर भी प्रेशर बन रहा है। ONGC गेल यहाँ पर भी मुनाफा वसूली आप देख रहे हैं। तो प्रेशर बाजार में बनते हुए दिख रहा है। एक बार जरा एक कॉल ले लेते हैं सीमेंट स्टॉक्स पर। अभी ACC पर हमने बात करी, अंबुजा पर भी एक बड़ी गिरावट आई है। बंसल जी, जरा अंबुजा के चार्ट देखकर बताएं। 4.5% नीचे। देखिए दीपांशु, अंबुजा ACC दोनों के चार्ट्स में एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और अंबुजा के अंदर भी एक चार्ट्स के ऊपर, एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स के ऊपर एक क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। बट इन स्तरों पे बिकवाली की राय नहीं है। पुल बैक में अगर 255 256 के लेवल्स मिलते हैं तो उन स्तरों पे बेचना चाहिए और ये स्टॉक नीचे में 243 244 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 200 अंक अब फिसल कर आपको दिख रहा है। देखते हैं इन लेवल्स पर अब सपोर्ट लेता है कि नहीं। एक बाजार का दिग्गज ऑफ कोर्स जहां पर हम सबकी नजर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके आने वाले हैं नतीजे कल, और रिलायंस में देखिए वैसे तो 2 दिनों से अच्छी तेजी में है। थोड़ी एक प्री अर्निंग्स रैली जो आती है वहां पर रिलायंस में फॉर्म हो रही है, पर यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से आई है मुनाफा वसूली। कैसे रह सकते हैं नतीजे, जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं।
देखिए दीप, क्वार्टर इस कंपनी के नतीजे बेहतरीन रहेंगे और हर सेगमेंट में कंपनी के नतीजे बेहतरीन रहेंगे। भले वो रिफाइनिंग हो, वहाँ पे थ्रूपुट जो है उसमें अच्छा सुधार हुआ, जिसके कारण मार्जिन जो है वो बढ़ेंगे। पेटकेम की जो सेल्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा त्यौहार का सीजन था, तो याद रखिए इसका जो रिटेल का कारोबार है वहाँ करीब 35 से 36% के आसपास की एबिटा में ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। और आरपूस, क्योंकि कुछ प्राइस हाइक्स लिए गए थे कुछ पिछले क्वार्टर्स में, तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट इस क्वार्टर में भी होगा। हालांकि इसको लेके स्ट्रीट थोड़ा डिवाइडेड है। कुछ कह रहे हैं कि 145 के आसपास जो पिछले क्वार्टर में थे उतने ही आरपूस आएंगे, कुछ कह रहे हैं 148 तक आएंगे, लेकिन ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, कुछ हद तक स्टेबल या थोड़े पॉजिटिव रह सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज जो है उसमें 14.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है, करीब 1,27,000 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। एबिटा 22,000 करोड़ आएगा, 16% ये भी बढ़ेगा। एबिटा मार्जिन हल्का फुल्का बढ़ेगा 30 बेसिस पॉइंट, और मुनाफा 1.9% के आसपास बढ़ सकता है, 10,800 करोड़ पे आ सकता है। कंपनी की जो जीआरएम है क्वार्टर वो भी सुधरेंगे, क्योंकि कच्चे तेल में क्वार्टर बढ़ोतरी देखने मिली है, $6 से $7 के बीच में ही आएगी। तो अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखें तो क्वार्टर सुधार जरूर होगा। ओके, तो क्वार्टर सुधार जरूर आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखें इस काउंटर पर। कुणाल जी, यूजुअली एक प्री अर्निंग्स रैली आती है जहां तक रिलायंस का सवाल है। इस बार उतनी बड़ी रैली नहीं आई है, बट फिर भी 1950 के लेवल से हमने देखा रिलायंस 2100 तक तो आया है। चार्ट्स क्या बता रही हैं सर? देखिए चार्ट्स अभी भी मजबूत हैं दीपांशु। हालांकि देखिए बाजार के साथ रिलायंस भी ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए जो मेजर एक गैप अप आज बनता हुआ दिखा था रिलायंस में, उस गैप के लेवल को अभी भी रिलायंस होल्ड कर रहा है। तो पूरी संभावना है कि आपको वापस से तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो मेरी राय में देखिए जो कल का क्लोज है, यानी कि 2060 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करना चाहिए पोजीशंस को। वापस से मुझे लगता है कि 2200 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो अभी भी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, 2060 पर स्टॉप लॉस रख लें। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर राय। नजर रखें इस काउंटर पर, नजर रखनी है जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी। कैसे रह सकते हैं इसके नतीजे जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं। दीपांशु, नतीजे शानदार देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने जेएसपीएल के केस में देखा कि बढ़िया आपको छाल देखने को मिला। अक्रॉस आप देखें यहाँ पर आय, मार्जिन, एबिटा, हर तरफ अगर आप देखें तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। पिछले साल करीब 211 करोड़ के आसपास का इनका मुनाफा था, इस बार करीब 2730 करोड़ का मुनाफा दर्ज करने जा रही है। और मार्जिन्स में, क्योंकि देखिए पिछले काफ़ी महीनों से हम लगातार देख रहे हैं जो कीमतों में बढ़त है, इसका आपको एक असर देखने को मिलेगा। 13.5% से बढ़कर 29%। कामकाजी मुनाफा करीब 6054 करोड़ के आसपास रहेगा। और आय में भी देखिए बढ़िया उछाल देखने को मिला है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री पर फोकस करना होगा कि जो प्राइस हाइक हो रहे हैं लगातार, इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, और जो आयरन ओर की कीमतों में उछाल आ रहा है, इसका मार्जिन्स पर आगे जाके क्या असर देखने को मिलेगा। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया आएंगे। ओके, तो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो नतीजे बढ़िया आएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर है नजर। हिमांशु जी, जरा जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी नजर डाल के बोलें, क्या व्यू बन रहा है चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, जेएसडब्ल्यू स्टील में एक अच्छी तेजी हमने बनते हुए नजर आई है, और हमने देखा कि 410 रुपए के ऊपर में यहाँ पर एक छोटा सा नियर टर्म में करेक्शन बनता हुआ देखने को मिला है। मुझे लगता है कि 403-405 रुपए का एक क्रूशियल लेवल है। जब तक बाजार उसके ऊपर वापस यहाँ से नहीं निकलता जेएसडब्ल्यू स्टील, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 403-405 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर बिल्कुल यहाँ पर वापस से खरीदारी करके चलना चाहिए, और उस कंडीशन में मुझे लगता है कि नए हाइज बनते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा आप बाजार को देख रहे हैं कि एक तेज़ मुनाफा वसूली है एक्सपायरी से पहले। अब देखते हैं यहाँ से इन स्टॉक्स पर रिकवरी आएगी कि नहीं। निचले स्तरों से 100 पॉइंट्स की रिकवरी तो आई है बैंक निफ्टी पर भी, और निफ्टी भी वापस 14,600 के करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट ले रहे हैं बाजार। एक बार बड़ी पोजीशंस टूटी हैं तो वहाँ से हमने प्रेशर बनते हुए देखा है, पर अब निचले लेवल से आपको सपोर्ट भी बाजार में आते हुए दिख रहा है। इन्फोसिस बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। निचले स्तरों से यहाँ पर आपने थोड़ी रिकवरी के संकेत देखे हैं। भारतीय एयरटेल अब थोड़ी वापस आने की कोशिश कर रहा है। टाटा मोटर्स तो ऑफकोर्स पॉजिटिव है ही, निचले स्तर से ये भी रिकवरी दिखा रहा है। आईटी स्टॉक्स में एसेंशियली आप कह सकते हैं कि निचले स्तर से एक थोड़ी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। रिलायंस भी अब थोड़ा पॉजिटिव बना है पिछले 5 मिनट में। देखते हैं ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं, बट डेफिनेटली ऊपरी स्तरों से आया है आपको बड़ा प्रेशर। स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, बताएं क्या करना चाहिए आज? गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, मैं कहूँगा कि ये जो सेल ऑफ हमें देखने मिल रहा है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से देखने मिल रहा है, शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टिल वी डोंट हैव अ क्लियर कट रिवर्सल
ऑन हैंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बना के जा सकते हैं। लॉन्ग पोजीशंस हम कॉल के थ्रू बनाएंगे तो 14,550 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे खरीदेंगे, जो अभी हमें करीब मिल रहा है 178 के करीब, राइट। ये लेकर चलना है दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल हमें यहाँ से अच्छी तेजी देखने मिल सकती है फिर से मार्केट में, क्योंकि क्लियरली रिवर्सल आया नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सपायरी वाले दिन पे आज हमें ये मूव देखने मिला है ऊपर से हायर लेवल से, ये मुझे प्रॉफिट बुकिंग केस दिया से लूँगा मैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रही है थोड़ी बहुत, कहीं भी ऐसा क्लियर संकेत नहीं है कि यहाँ पे शॉर्ट बुल्डअप हो रहे क्लियरली। सो आई एम टेकिंग दिस एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग प्योरली। इसको लेकर चलना चाहिए 178 के आसपास। यहाँ पे स्टॉप लॉस दीप रखना है हमें 140 पर। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बन रहा है वो है 213 पर 213, और दूसरा टारगेट लगभग इसका बन रहा है 228 का 213 228। ये दो टारगेट्स के लिए 14,550 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। ओके, तो 14,550 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, ये जय आपको बता रहे हैं इस समय, जहां पर आप ट्रेड बना सकते हैं। और अनिल जी, जो आपने सपोर्ट लेवल बोला था सर, वहीं से बाजार सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। 525 के करीब से निफ्टी भी घुमा है और बैंक निफ्टी भी निचले स्तर से लगभग अब 150 पॉइंट सुधरा है सर। ग्लोबल मार्केट में दीप कुछ बदला नहीं है, खाली भारतीय बाजारों में थोड़ी एक्सपायरी की वजह से लगातार 3 दिनों से एक तरफा तेजी होकर आप देखिए ना कहाँ से हम 3 दिनों में इतना चले हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। 14,222 से 14,753, 500 पॉइंट आप 3 दिन में चले हैं, तो 500 पॉइंट के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना ठीक है। और इधर बैंक निफ्टी पर आपने लो बनाया 31,650 का, वहाँ से 32,750, 1100 पॉइंट नॉन स्टॉप चले, तो 2-2.5 सेशन आप समझ लीजिए। जो सुबह आप बता भी रहे थे कि 1.5 दिन की अगर मुनाफा वसूली तो 3 दिन, हाँ 3 दिन एक तरफा और 1.5 दिन एक तरफा, वो वैसा हाल है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई खास कुछ बदला हो बिगड़ा हो ऐसा नहीं है। डे ट्रेडर्स के लिए ये वॉलेटिलिटी रहेगी, बट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला ना, बिल्कुल भी नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बदला है बाजार में। निचले स्तरों से देखिए रिकवर भी हो रहे हैं और काफी स्मार्टली रिकवर हो रहे हैं। वैसे जय भी है और विश्वेश जी है। विश्वेश जी अगर पता नहीं अभी विश्वेश जी अलर्ट हैं, जाग रहे हैं, वैसे तो ये टाइम उनके जागने का हो जाता है, तो कॉन्ट्रा कॉल का वक्त उनके लिए है। इससे बड़ा मौका विश्वेश जी को मिलेगा नहीं। 500 पॉइंट नीचे सर। हाँ, क्यों जय, अब कॉन्ट्रा कॉल का वक्त आ रहा है। बिल्कुल अनिल जी, इसीलिए मैंने तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया है, बिकॉज मुझे ऐसे ही लग रहा है अनिल जी, जैसे ये मार्केट में हम देख रहे हैं और आपने भी राइटली पॉइंट किया था कि मार्केट में एक मूव आता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है एंड फिर से कप मूव आ रहा है, उसमें नए हाइज लग रहे हैं। तो ये ट्रेंड जब तक रिवर्स नहीं होगा कंप्लीटली, आई थिंक हर एक डिप को यूटिलाइज करना चाहिए एज ए कॉन्ट्राबैट। चलिए, बाजार ने आपको आज एक अच्छा डिप दिया है 3 दिन की लगातार तेजी के बाद, और फायदा उठाएं इसका। घबराने की बात नहीं है, जैसे कि अनिल जी बोल रहे हैं। डे ट्रेडिंग पर तो थोड़ा उतार चढ़ाव आपको दिखेगा, पर पोजिशनल ट्रेडर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। टाटा मोटर्स ने फिर से पकड़ी है रफ्तार, ये जो थोड़ी मुनाफा वसूली आई थी, थोड़ा स्टॉक लड़खड़ाया, बट अब वापस मूवमेंट आपको दे रहा है निचले स्तरों से, और लगभग सारे स्टॉक्स निचले स्तरों से आपको रिकवरी के भी संकेत दे रहे हैं। 2% सुधरा है निचले स्तरों से JSPL नतीजों के बाद, जो रिएक्शन इस काउंटर पर आपने आते हुए देखा था। वहीं अगर आप नजर रखें, IDFC फर्स्ट बैंक 2.5% सुधरा है निचले स्तरों से इस समय, तो वो स्टॉक भी आपको भरपूर एक्शन में ही दिखेगा। सुमित जी, IDFC फर्स्ट बैंक ये जो फिसला है 50 के लेवल पर, अब निचले स्तरों से सुधर भी रहा है, क्या ये खरीदारी का मौका है? दीपांशु, मेरे को तो नहीं लगता कि ये गिरावट में कुछ भी घबराना चाहिए। इतनी बड़ी तेजी के बाद ये छोटा मोटा फॉल है। IDFC फर्स्ट बैंक वन वे तेजी दिखा रहा है। वन वे तेजी दिखाने के बाद ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शायद हो सकता है और 1-2 रुपया नीचे स्टॉक को लेके जाए, बट डिप्स में खरीदारी करें। ऊपर में 54 से 55 के इमीडिएट टारगेट होंगे आने वाले दिनों में, और वो लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो 60 रुपए तक का लेवल भी IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिलेगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक में डिप्स में खरीदारी करनी है। ओके, डिप्स में करनी है खरीदारी। बैंक ऑफ बड़ौदा निचले स्तरों से 2% सुधरा है। ये इस काउंटर पर रखिए, जो हाई बीटा बैंक्स हैं जहां पर हमने एक वन वे रैली देखी थी, थोड़ी मुनाफा वसूली है और बैंक निफ्टी आ गया सर, आ गया ना। वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट, कभी ये होगा आपको पहले सपोर्ट पे, कभी दूसरे सपोर्ट, लेकिन तेजी के मार्केट में आपको नीचे में शॉर्ट करके मतलब नहीं है। नीचे में आपको जो अभी जय भी कह रहे थे वो एग्जैक्टली सही है। आप देखिए 300 पॉइंट चढ़ने में भी टाइम नहीं लगा है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और 125 पॉइंट आपका 100 पॉइंट आपका निफ्टी नीचे से बढ़ चुका है। वही है, वही बात है। अगर आपने पहले सपोर्ट पे भी लिया, फर्ज करें आपने पहले सपोर्ट पे लिया 32,250, तब भी आप प्रॉफिट में, कम से कम नुकसान में नहीं जी। और पहला सपोर्ट लेवल आपका निफ्टी का था 14,575, उससे भी ऊपर है। तो अगर आपको गिरते हुए मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, लेना है, तो फिर आपके पास जगह होनी चाहिए नीचे में ऐड करनी चाहिए,
तभी आप कर पाएंगे। तो अगर आपने नीचे मिल लिया तो आज अभी आप दोनों ही पोजीशन में प्रॉफिट में, वो सिंपल वही सिंपल बात। तो मौके का फायदा उठाना चाहिए और आना चाहिए किस तरह से मौके का फायदा उठाना। और इसीलिए देखिए एग्जैक्ट लेवल तो आप ये नहीं कह सकते यहीं से घूम जाएगा, घूम जाए तो कई बार वो है, लेकिन आप कम से कम ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दे सकते कि आप डरिए मत। ऐसा नहीं कि सब छोड़ दे फेंक दे, अरे ये क्या हो गया, मतलब आज ही 50,000 और आज ही टॉप बन गया, आज ही समझे, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा डर नहीं होना चाहिए। तो मैं कम से कम आपको ये कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि आप मैदान छोड़कर भाग न जाएं बस। स्ट्रैटेजी ले ले सर फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बिगुल बजाते हैं आखिरी 10 मिनट अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। सर जैसा कि आप कह रहे हैं ग्लोबल बाजारों में कुछ नहीं बदला, एकदम वैसे ही है सर। डाउ फ्यूचर्स जो छोटी सी रेंज में 25 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर है। यूरोप में थोड़ी वॉलेटिलिटी है बट बहुत ही छोटी रेंज में, वहां पर भी वॉलेटिलिटी है, कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव वहां पर भी नहीं हुआ है। तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक है सर, कुछ परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दीप, खाली एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं आपको सिंपल ये कहूंगा कि अगर आपकी तेजी की पोजीशन है होल्ड करिए, मंदी की पोजीशन है आज के लोज के आसपास बढ़िया लेवल थे जहां काटने चाहिए, अभी भी आप थोड़ा चाहें तो काट सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चले आज के हाइज का, सिंपल चीज़ है। निफ्टी में स्टॉप लॉस 32,500 का रख लें अगर आप शॉर्ट हैं तो, माफी बैंक निफ्टी में आप 32,700 का रख लें। लेकिन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 32,000 के आसपास, 32,000 32,050 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वहीं से घुमाए। तो अगर आपकी तेजी की पोजीशन तो वो स्टॉप लॉस आज के लो को स्टॉप लॉस मानकर, एक्चुअली क्या है कि जो रेंज है उसके बीचों बीच में आप, तो इसलिए फ्रेश पोजीशन बनाने की राय मैं अभी नहीं दूंगा, फ्रेश पोजीशन कल बनाई जाएगी, जो पोजीशन है आप उसको होल्ड करें, हेज के साथ होल्ड। ओके, तो फ्रेश पोजीशन नहीं बनाए, अगर चाहें तो थोड़ी मुनाफा वसूली कर लें, वरना अपनी लॉन्ग्स होल्ड करें, पर हेज जरूर करके जाएं, जैसा कि अनिल जी आपको रोज सजेस्ट करते हैं। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये आपके लिए एक क्लियर व्यू आते हुए दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स पर जैसे मैं कह रहा था, थोड़ा आपको सहारा वापस दिखा रहे हैं और इन्फोसिस में भी निचले स्तरों से हल्का सा एक्शन आया है। वागले साहब, इन्फोसिस क्या BTST ट्रेड बनता है क्या इस पर? ओके, वागल साहब से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच विश्वेश जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने को तैयार है और हिमांशु जी भी अपनी एक BTST पिक देना चाहते हैं। तो पहले हिमांशु जी और उसके बाद विश्वेश जी। बताएं हिमांशु जी। जी अनिल जी, सर मेरा ऐसा मानना है कि आईटीसी में एक 3 वेव डिक्लाइन जो करेक्शन है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स में पूरा होता नजर आया है। इस गिरावट के साथ 212-213 रुपए के आसपास मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था, फिलहाल 214 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पर भी खरीदारी की राय है, अगर 212-213 रुपए के आसपास कोई डिप मिलता है तो वहां पर भी ऐड किया जा सकता है। 210 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी में खरीदारी करके चलें। 220 और 225 रुपए तक के टारगेट्स आईटीसी में आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आईटीसी को खरीदना है, ये आपके लिए क्लियर व्यू है हिमांशु जी की तरफ से। इस बीच SRF, इसके भी नतीजे आ गए हैं, यहाँ पर भी इंतजार था। 19 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, डिविडेंड पर भी ऐलान आने वाला था, इंतरिम डिविडेंड है इनकी तरफ से। इसके अलावा नतीजों पर भी हम नज़र रख रहे थे और अच्छे ही नतीजों का अनुमान था, जहाँ तक SRF का भी सवाल है, जिस तरह से पूरे सेक्टर की बात चली रही है। हम आई के अनुमान लगा रहे थे लगभग 2244 करोड़ की, और मुनाफा हम देख रहे थे 337 करोड़ का, उसके मुकाबले देखिए 343 करोड़ का मुनाफा आया, तो मुनाफा अनुमान से बेहतर आया है। आय आई है 2146 करोड़ की, जो बढ़कर आई है, अच्छी बढ़त है, पर अनुमान से थोड़ी कम रही है, तो मिले जुले नतीजे उतने दमदार नहीं, उतने नहीं अभी जितने बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में देखें तो थोड़े ठंडे, और जैसी स्टॉक में तेजी हुई है सर, थोड़ा उस हिसाब से थोड़ा वैसा तोड़फोड़ नहीं है, मतलब उम्मीद के मुताबिक आना भी आजकल थोड़ा उम्मीद से कमजोरी माना जा रहा है, वैसा हाल है आजकल। तो क्या सबको उम्मीद से बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहिए, तो उस हिसाब से रिजल्ट थोड़े से ढीले कहे जा सकते हैं, क्योंकि मुनाफे का आंकड़ा एकदम अनुमान के मुताबिक है। 328 करोड़ का अनुमान था, 325 करोड़ आया, आय थोड़ी सी कम आई है, थोड़ा कामकाजी मुनाफा ये भी देख लेते हैं, इससे अंदाजा लगेगा कि वाकई में कामकाजी मुनाफा उम्मीद के मुताबिक आया है, कम ज्यादा क्या है। लेकिन फिलहाल पहली नजर में आंकड़े इंप्रेसिव नहीं है, तो ऐसे में एक बार जल्दी से चार्ट्स बताइए कुणाल जी, SRF कहां है सपोर्ट, और खरीदना बेचना क्या करना है? अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि कोई रनअवे रैली तुरंत होगी इसकी संभावना कम दिखती है।
चार्ट पर एक सपोर्ट है 5795 के पास, 5795 का एक सपोर्ट है जो कि मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। 5795 से लेकर 5940 के रेंज में ये स्टॉक कुछ वक्त बिता सकता है, तो इन स्तरों पर कोई खरीदारी की राय नहीं है। 5795 का लेवल टूटे और आपके पास लॉन्ग पोजीशन हो तो उससे एग्जिट करना चाहिए, और खरीदारी तब तक नहीं करेंगे जब तक 5960 का लेवल पार नहीं होगा, तो 5960 के ऊपर ही नई खरीदारी की राय। ओके, और नीचे में 5790-95 यही कह रहे हैं ना आप सपोर्ट लो, आपके बात करते करते आए। कुणाल जी आप क्या करते हैं भाई साहब, मतलब कैसे देखते हैं ऐसे चार्ट्स? बात करते करते आपके टारगेट नीचे आ गए, लीजिए 5795 आ गया है। अब अरे जी देखिए, अब ये 5795 काफी क्रिटिकल है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर आपको यहां पर 5720 तक का एक करेक्शन देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि 5660 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। तो मेरी राय में अनिल जी, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 5795 के नीचे नहीं रखनी चाहिए। ओके, 5795 का स्टॉप लॉस रखें अगर लॉन्ग पोजीशन है तो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये है आपके लिए SRF पर आए। आइए विश्वेश जी हमारे साथ तैयार है, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, आज जो बिकवाली आई है वो कहीं ना कहीं 700 के पुट राइटर्स को ट्रैप होने की वजह से है, और एक्चुअली वी वर एबल टू आइडेंटिफाई आल्सो 700 के पुट मैंने जी 75 लाख शेयर्स का हुआ था, और जैसे ही ये कुछ ईरान वाला कोई न्यूज आया, सुसाइड बॉम्बर या कुछ का, उसके साथ वो वीवर को ब्रेक करके। ईरान में क्या हो गया विश्वेश जी? ईरान तो सब ठीक है, ईरान में कुछ हुआ सर? कुछ न्यूज आया था उस तरह से। ओके ओके, हाँ। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी स्टार्टेड ब्रेकिंग बिलो 700, वी वर एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज अनवाइंडिंग, क्योंकि 75 लाख का हुआ था, वो भी 8 लाख ही रह गया है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरली कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। और सुबह जब हमारी बात हुई तो मैंने ये कहा था कि लाव में ले लेना दे दे, कि तो उसी तरह का कुछ माहौल हुआ। मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में खरीदना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो एक स्टॉक बहुत स्ट्रांग लग रहा है वो है रिलायंस। 2106 के आसपास चल रहा है। बहुत बड़े 3 महीने के साइडवेज कंसोलिडेशन से रिलायंस का ब्रेकआउट आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है अनिल जी आज के दिन के डेटा में कि रिलायंस के 2100 के कॉल ऑप्शन में जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग हो रही है, मुझे लग रहा है कि दैट इज वेरी ह्यूज अनवाइंडिंग हैपनिंग। 7.5 लाख शेयर का अनवाइंडिंग हो रहा है 2100 के कॉल ऑप्शन में। टोटल कॉल 19,70,000 शेयर अनवाइंड हुए हैं। तो दैट इज इंडिकेटिंग आई थिंक प्रीकर्सर टू रिजल्ट फ्राइडे को इवनिंग में आ देंगे और मंडे को इफेक्ट मिलेगा। मुझे लग रहा है रिलायंस में यहाँ पे तेजी कर सकते हैं, और जब रिलायंस नहीं गिरेगा तो मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी गिरना चाहिए। इनफैक्ट मैं इसको अपॉर्चुनिटी मान रहा हूँ खरीदने के लिए। तो मुझे लगता है रिलायंस में यहाँ पे आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के 2070 2060 के आसपास स्टॉप लॉस रख के 2100 तक आया तो और खरीदिए। मुझे लगता है रिलायंस यहाँ से 2200 की ओर जा रहा है। तो बेसिकली दिस इज अ प्रीकर्सर एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे ऑफ मी रिकमेंडिंग कि निफ्टी अच्छा लगता है करंट लेवल पे, और मुझे लगता है कि रिलायंस अगर 2200 की ओर जाएगा तो निफ्टी नहीं गिरना चाहिए। तो डेफिनेटली मेरा व्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं। बिल्कुल विशेष जी, मैं रोक रहा हूँ, थोड़ा सा माफ कीजिएगा क्योंकि 1 मिनट बचा है। जल्दी से सुमित जी का सुपर हिट भी है, सुमित जी के लिए बिल्कुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बीटीएसटी में बाय का स्टॉक लेके जाना चाहिए। स्टॉक का नाम है मद्रास फर्टिलाइजर। मेरे को लग रहा है इस स्टॉक में यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 31 रुपए 30 पैसे का अभी भाव चल रहा है। मद्रास फर्टिलाइजर में आज एक क्लास वॉल्यूम के साथ अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मद्रास फर्टिलाइजर के अंदर यहां से बाय बनता है, जिसमें ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 34 रुपए का, और 34 रुपए का लेवल ब्रेक होना चाहिए। 38 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो बाय करें। तो 38 रुपए तक के टारगेट के लिए मद्रास फर्टिलाइजर। जय, मैं आपके लिए बिगुल नहीं बजा रहा हूँ, 1 मिनट बचाए, जल्दी से जय का जैकपॉट। जय बताइए। बिल्कुल अनिल जी, SBI लाइफ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और SBI लाइफ का 900 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए जो 11 से 12 की रेंज में मिल रहा है। पहला टारगेट इसका रहेगा 18.50, सेकंड टारगेट रहेगा 22, 18.5, 22, ये 2 टारगेट के लिए SBI लाइफ का 900 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो है 7 रुपए का। 7 रुपए का स्टॉप लॉस, और ये 900 वाला कॉल ऑप्शन लेना है, राइट, SBI का। ओके, यहाँ पर SBI लाइफ 900 के स्ट्राइक का, यस बिल्कुल। क्या बात है, गिरते बाजार में कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। ये है आपके लिए राय SBI लाइफ में जय की तरफ से आती हुई। आखिरी
कुछ सेकंड्स बचे, 30 सेकंड्स बचे हैं और बाजार देख लेते कहाँ बंद होने की तैयारी। क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं है दीप, हाँ ठीक है, आप 50,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहते वो ठीक है, लेकिन हम फिर भी ठीक है, 14,625 नॉट बैड, 32,250 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, नॉट बैड, और सेंसेक्स 50,000 से थोड़ा नीचे 49,750 के आसपास ये है आपके लिए। तो ये जो कुछ भी एक्शन हुआ है भारी भरकम, इसमें जो दबाव बना है वो बना है बैंक्स की तरफ से, जिसमें इंडसइंड बैंक, एसबीआई ये कमज़ोर होते हुए दिखे। सरकारी कंपनियों में ओएनजीसी में नुकसान है 3% का। मेटल्स में टाटा स्टील कमज़ोर होता हुआ दिखा है। कोल इंडिया, गेल, यहाँ पर एनटीपीसी, सरकारी कंपनियों पर प्रेशर ज़्यादा बना है। ओएनजीसी, कोल इंडिया, गेल, एनटीपीसी ये सारे दबाव के साथ आज बंद हुए हैं, यहाँ पर नुकसान बना है। टाटा मोटर्स, माय गॉड क्या रफ्तार है, 300 रुपये से एक नीचे रह गया, 299 का हाई बना है। रिलायंस 2.5% मजबूत। बजाज फाइनेंस, मतलब आप क्या देखेंगे, किधर देखेंगे, अगर एक तरफ देखेंगे तो सब स्टॉक्स बड़े जबरदस्त। निफ्टी में भी जो डाइवर्जन है जी सर, जो बढ़ने और गिरने वाले शेयरों का, वो कमाल का है। तो ये बड़ा जबरदस्त आपको एक्शन दिखा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, देखिए एसआरएफ हमने सही वक्त पर पकड़े कि नतीजे कमजोर दिख रहे हैं, और एसआरएफ क्या तेजी से लुढ़ गया वहाँ से। अब एवरेज होकर तो शायद उतना बुरा नहीं दिखेगा, नहीं तो 5600 तक गिर गया था। एल&टी फाइनेंस 8% नीचे, चोला फाइनेंस 5% नीचे, बंधन सही वक्त पर नतीजों का विश्लेषण, और इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ नतीजे मत देखिए, नतीजे के साथ जो हम तुरंत आपको विश्लेषण देते हैं उस पर भी बने रहिए, तो आपको कई बार बेहतरीन आइडिया मिलेंगे कि नतीजों के अंदर विस्तार में क्या है। आईजीएल, सन टीवी, भेल जैसे शेयर भी काफ़ी कमजोरी के साथ आज बंद होते दिखे। हेवल्स 11% ड्रीम रन इस स्टॉक के लिए चल रहा है, और अपोलो टायर में 8% की मजबूती। नेल्को 6% मजबूत होता हुआ दिखा है। वोल्टास में मजबूती है। बजाज फाइनेंस और साथ ही रिलायंस में भी आज अच्छी मजबूती का ट्रेड रहा है ये आपके लिए। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी नीचे आती हुई दिखिए, 14,590, 54 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी। सेंसेक्स 167 पॉइंट नीचे 49,624 और 32,186, ये है वो लेवल निफ्टी बैंक का क्लोजिंग बेसिस पर दी। बिल्कुल अनिल जी, तो 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सर, पर इंट्राडे पर 50,000 आपको जरूर आज क्रॉस होते हुए दिखा है, तो हिस्टोरिक दे रहा है बाजार के लिए, पर डेफिनेटली क्लोजिंग लेवल वो नहीं आते हुए दिखे हैं। ढेरों अर्निंग्स भी आई थी, वहाँ पर भी नज़र रखिए, और ढेरों नतीजे आने वाले हैं वहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। एसबीआई कार्ड्स उनमें से एक रहेगा जहाँ पर हमारी नज़र रहेगी, पर अच्छा एक्शन रहा टुवर्ड्स द एंड। जो मुनाफा वसूली आई थी वहाँ से रिकवर एटलीस्ट होकर बंद हुए हैं सर। बिल्कुल, और जो आज ऐतिहासिक स्तर दिखे उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें। बीएससी में यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी होने वाली है। बिल्कुल सर, 50,000 का केक, सेंसेक्स 50,000 पहुंचने की खुशी में केक कटिंग सेरेमनी होगी, और उसकी तैयारियां भी चल रही है, थोड़ी देर में होंगी। मौका लगा तो आपके सामने ताज़ा तस्वीरें लेकर आएंगे। फिलहाल आप केक देखकर काम चलाइए। अंग्रेजी में कहावत है ना, यू कांट हैव केक एंड ईट इट टू, तो थोड़ा उन्हें बोलना चाहिए सर, यहाँ पे भी भिजवाना। हम सिर्फ देख सकते, खा नहीं सकते। वाकई में अब समझ में आया, अंग्रेजों ने एक कहावत बनाई होगी तो क्या सोचकर बनाई होगी। इसी सिचुएशन को देख के बनाएगी। आप केक देख तो रहे लेकिन खा नहीं पा रहे, लेकिन उन सारे इन्वेस्टर्स ने केक का जरूर स्वाद चखा होगा जिन्होंने सही वक्त पर इन्वेस्ट किया और लाइफ टाइम हाई पर वो बाजारों को देख रहे हैं। आइए, इससे पहले केक कटिंग सेरेमनी शुरू हो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और यहाँ पर देख लें कि अच्छा, मस्ती की पाठशाला का भी हमारी तैयारी है, और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉपिक क्या है। बताएं सर। थोड़ी देर पहले एक बार आज शाम वाले प्रोग्राम बता दो, बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट तैयार है। मस्ती की पाठशाला का टॉपिक भी आपके लिए आ रहा है। तो पहला तो यह है कि शाम को 6 बजे जो है इकोनॉमी का बुरा दौर खत्म होने के आसार दिख रहे हैं, और कोरोना काल को पीछे छोड़कर कंपनियों का कामकाज पटरी पर लौट रहा है। कोरोना काल में कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों को इनाम देने का प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट सर्विसेज फर्म माइकल पेज इंडिया के सर्वे में दावा किया गया कि इस बार एक मिनट दीप, थोड़ा चेहरे पे मुस्कान लाइए। अरे हम सबके लिए बहुत बढ़िया खबर है। इस साल कर्मचारियों की बम्पर सैलरी बढ़ने वाली है। अरे वाह, क्या बात है। देखो मृत्युंजय पे कैमरा लाइए भाई, अब इतना ब्लश गया। अब मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, इतनी खुशी वैसे ही होगी बिना बढ़े। आधा रिलीज यही है। तो चलिए, कर्मचारियों की सैलरी बड़ी तगड़ी बढ़ने वाली है। आखिर इस साल इंक्रीमेंट कैसा होगा, कितना होगा, किस सेक्टर में होगा, आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर किस तरह का अप्रेजल होने की उम्मीद है, ये बाहर वालों की बात है। लेकिन फिर भी सुनने में, देखने में बहुत अच्छा लगता है। आज इसी पर होगी चर्चा। दो खास मेहमान होंगे। प्रांशु उपाध्याय साहब, रीजनल डायरेक्टर माइकल पेज इंडिया के। अमित वडेरा साहब होंगे, बिजनेस हेड टीम लीज के। शाम 6 बजे देखिएगा। नौकरी की बहार, सैलरी छप्पर फाड़। वाह, सैलरी छप्पर फाड़। सर प्लान्स बना लें हम लोग आगे। हाँ बिल्कुल।
मैं भी आपके साथ हूँ, वी आर सेलिंग इन द सेम बॉट। मतलब आप एकदम निश्चित हैं, मेरी बढ़ी मतलब आपकी बढ़ना पक्का। मतलब आप मेरी बढ़ने की दुआ करिए ताकि मतलब साथ साथ में आपकी भी बढ़े। तो चलिए, जिनकी बढ़े उनके लिए अच्छा, जहाँ खुशियाँ हैं वो बढ़िया है। तो कहीं कम से कम अच्छा है कि मूड माहौल कॉर्पोरेट इंडिया में बढ़िया हो रहा है, किन्हीं की तो सैलरी बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। आपकी खबर आपका फायदा, ये शाम का शो है। आप भी अपनी राय दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, और आपको लगता है कि वाकई में सैलरी बढ़ने के संकेत हैं, नहीं है, जो भी है बताइएगा जरूर। ओके, तो ये है आपके लिए। और रात को 8:30 बजे का शो है। शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन आप हैं कंफ्यूज ऑनलाइन और ऑफलाइन निवेश को लेकर, तो आपके मन में सवाल हमेशा आते हैं कि ऑनलाइन में क्या खुद ही निवेश करके शुरुआत कर लें या ऑफलाइन में ब्रोकर को फ़ोन लगाएं, डीलर से बात करें, उनके जरिए बाजार में एंट्री करें। बैंक ब्रोकर, फुल सर्विसेज ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर, सब अलग अलग तरह के ब्रोकर हैं। ये क्या होते हैं, इनके चार्जेस कैसे होते हैं, ऑनलाइन खुद निवेश करें कैसे करें, क्या ध्यान रखें, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे रात 8:26 पर मनी गुरु की खास पेशकश में ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन निवेश। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे यूरोधा के को फाउंडर निखिल कामत, जो ये शो आप ज़रूर देखिएगा। और इस बीच कल 3:30 बजे एक इंटरेस्टिंग शो होने जा रहा है, मस्ती की पाठशाला। और कल इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ कल हम बजट की पाठशाला भी करने की तैयारी में हैं। आज शाम को हम बजट की पाठशाला भी फाइनल करेंगे, उसकी कंटेंट, और अगर हुआ तो कल बजट की पाठशाला भी वरिंदर बंसल के साथ होगी। लेकिन फिलहाल एक चीज़ पक्का है, कल मस्ती की पाठशाला होने जा रही है, और मस्ती की पाठशाला में बजट का फ्लेवर अभी भी बरकरार रहेगा। आपको करना क्या वो मैं बता दूँ जी भाई लोगों, जब हाँ जा सब लोग आप देख लीजिए, आप लोगों को 2 ऐसे प्रोडक्ट बताने हैं। एक वो जिन पर आप चाहते हैं कि इस बजट में टैक्स की छूट मिले, कोई सब्सिडी मिले, छूट मिले, जो भी कोई भी आइटम आपकी पसंद का। भाई फॉर एग्जांपल कुणाल जी को चाय पसंद है, तो वो कहेंगे भाई चाय पे छूट मिल जाए, चाय पे सब्सिडी मिले, ये जो भी एक ही होगा। और दूसरा एक किस पे टैक्स लगे, टैक्स बढ़े, हाँ, लगे एक पे घटवाना है, एक पे बढ़वाना है, तभी तो मजा आएगा। तो आपको 2 ऑप्शन है, आपको दोनों का इस्तेमाल करना है। एक आइटम पे किस पे आपको सब्सिडी या टैक्स छूट चाहिए, एक आइटम कौन सा ऐसा जिस पे आपको लगता है इसमें तो टैक्स बढ़ा ही दो भाई। तो क्या देखो, खाली एक तरफा खाली मांगोगे दे दो तो निर्मला जी देने वाली नहीं है। तो अगर आपको वो कहेंगे भाई आपको कुछ चाहिए तो साथ में मुझे भी तो वापस दीजिए, मैं बैलेंस कैसे बनाऊं, बैलेंस शीट बनानी है। तो इसलिए जैन साहब तैयार है ना? बिल्कुल 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 अनिल जी, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी है और काफी एक्साइटेड है। अच्छा शो है, बट आपने ये टैक्स लगाने वाली जो चीज है ना, उसमें थोड़ा डर लगता है। कोई भी चीज, मुझे कोई चीज खराब लगे और दूसरों को वो चीज खराब लग जाए कि अरे जैन साहब तो इसमें टैक्स लगवाना चाहते हैं, हाँ। थोड़ा सा धर्म संकट है। बाकी ये जरूर है, सब्सिडी के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, सबको सब्सिडी। यही तो मौका है आपके पास, यही तो मौका है आपके पास जिससे आपको बदला लेना है। उनका पकड़ के नाम ले लो, उनकी पसंद की चीज पे लगवा दो टैक्स। नहीं अनिल जी, मैं बदले की भावना रखता ही नहीं, वापस तो प्यार से मोहब्बत से बस जिंदगी निकालते, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो अंग्रेजी की कहावत है, डोंट नेवर वेस्ट ए क्राइसिस। जब भी आपके पास में संकट और आपके सामने तो धर्म संकट आया है, तो इसको व्यर्थ न जाने दें। आप इस धर्म संकट से बाहर निकल के दूसरे को संकट में डालने की कोशिश करें, तभी मस्ती की पाठशाला सफल हो पाएगी। आप ढूंढे कि आपको किससे बदला ले रहा है, आइए मौका में, और कौन सा लगी जाने वाला है। आपको हमें गलत फहमी थोड़ी है, खाली आपको अपनी दिल के अरमान पूरे करने बताने हैं कि भाई इस पे टैक्स लग जाए, तो वो जरूर सोचेगा। और कोई बुरा मानने वाला है नहीं। मस्ती की पाठशाला में होती मस्ती इसी तरह की, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, वही वाली बात है। तो बिल्कुल आप सोचिएगा, बताइएगा किस आइटम पर मिले आपको सब्सिडी और किस आइटम पर लगाया जाए टैक्स। ये है कल की मस्ती की पाठशाला 3:30 बजे। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है।